मंच पे आने के बाद में आप विराज जाना। लाइट का, स्पीकर का, एलईडी वॉल का पूरा ध्यान रखें, पूरी व्यवस्था बनाने के अंदर ध्यान रखें। सुबह से आप हजारों हजार की संख्या के अंदर धोरी मन्ना के इस आलम नगरी के अंदर इंतजार जिस शख्सियत का कर रहे थे, जो शख्सियत राजस्थान के 1.25 करोड़ प्रदेशवासियों के दिलों पर राज करती है, जिस शख्सियत की एंट्री जहां होती है तो सियासत के अंदर भूचाल आ जाता है। जो नेता राजस्थान को अपनी जागीर समझते थे, उन नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां पर हनुमान आता है वहां पर व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है। जहां पर हनुमान बेनीवाल आते हैं वहां पर किसानों की बात होती है, जवानों की बात होती है, माफियाओं के खिलाफ जंग का ऐलान होता है। आज इस धोरी मन्ना की धरती से एक नया इतिहास आप लोगों ने कायम किया है। शायद ही धोरी मन्ना के ज्ञात इतिहास के अंदर इस प्रकार का जलजला आज से पहले कभी हुआ होगा और शायद ही कभी इतिहास के अंदर होगा। आने वाला समय चुनाव का समय है। आज जिस प्रकार का जोश जवानों के अंदर है, किसानों के अंदर है, वो जोश इससे दुगना होकर के आगे बढ़ना चाहिए। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब ज्यादा लोग नहीं आए अंदर। हनुमान बेनीवाल शेर राजस्थान, 1.25 करोड़ राजस्थानियों के दिलों पे राज करने वाले नेता, हिंदुस्तान की आम आवाम की आवाज आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल मंच पर आपके सामने जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठा करके नेताजी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। धोरी मन्ना की धरती से आज जो नया इतिहास आपने बनाया है, हजारों की संख्या के अंदर आप इस पंडाल और बाहर दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है जन सैलाब ही सैलाब दिखाई दे रहा है। ये जो आपका जोश है ये निश्चित तौर पर बजरी माफिया के खिलाफ एक नया इतिहास बन करके उभरेगा। अब मेरा निवेदन रहेगा मंच पर जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो मंच को खाली कर दें। नेताजी के साथ जो मेहमान है पार्टी के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि वही मंच पर बैठेंगे, बाकी लोग मंच को खाली कर दें और आप लोग व्यवस्थित पंडाल के अंदर पूरे के पूरे विराज जाएं। एक बार सभी लोग बैठे और डी के अंदर भी कार्यकर्ता बिल्कुल डी में नहीं रहे। पूरे सभा से निवेदन रहेगा पंडाल के अंदर एक बार विराज जाएं। बिना किसी विलंब के नेताजी भाषण देंगे, आप सभी लोग बैठ जाएं। हनुमान बेनीवाल, हनुमान जी आप संघर्ष करो। आया रे आया, शेर आया, अरे आया रे आया, शेर आया, अरे आया रे आया, आया रे आया। हनुमान जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। सुनाराम जी गोदारा पंचायत समिति सदस्य मंच। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। अब बिना किसी विलंब के मंच को व्यवस्थित करें, ऐसे भीड़ नहीं करें, अनावश्यक कार्यक्रम लाइव चल रहा है। सारे लोग विराज जाएं और वरिष्ठ नेता और मेहमान हैं उनको स्थान दें, बाकी लोग सामने आ जाएं, कुर्सियों की व्यवस्था है। अब मेरा निवेदन रहेगा गुड़ामालानी के किसान नेता आदरणीय श्रीमान हरदाराम जी चौधरी से कि आप पधारें और साफा पहना करके नेताजी का इस धोरी मन्ना की पावन धरती पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। अव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं करें, अनुशासन का परिचय दें। सारे लोग डी से, कार्यकर्ता सभी डी से बाहर आ जाएं। एकदम सुव्यवस्थित कार्यक्रम करें। इस कार्यक्रम के ऊपर आज पूरे देश के मीडिया की नजरें हैं। ये कार्यक्रम सत्ता परिवर्तन की मिसाल कायम करेगा। हाँ। स्वागत का बिल्कुल कम कार्यक्रम रखा जाएगा क्योंकि अभी इस हाईवे पर कोई
एक्सीडेंट हो गया था जिसमें गुजरात के हमारे 3 भाइयों की जान चली गई थी, इसलिए नेताजी ने स्वागत के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। कोई फूल बरसाने का जो भी कार्यक्रम था वो कार्यकर्ताओं को मना कर दिया जाए, नहीं किया जाएगा। अब सीधा सीधा हरदाराम जी से निवेदन करूंगा, केवल साफा पहना करके नेताजी का स्वागत करेंगे सिंगली। युवा नेता ताजाराम जी से निवेदन रहेगा कि एक सिंगल माला पहना करके स्वागत कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धोरीमना और गुड़ामलाने की पूरी टीम का आभार प्रकट करते हैं। हरदाराम जी चौधरी, ताजाराम जी और धोरीमना की टीम, पूराराम जी, विजय सिंह जी ने बहुत मेहनत करके जबरदस्त सभा का आयोजन किया। अब मेरा निवेदन रहेगा जयराम जी कुलदीप साहब, पूर्व उप प्रधान साहब से कि आप पधारें और हमारे माननीय भोपालगढ़ के विधायक साहब पुखराज जी गर्ग का साफा पहना करके स्वागत करें। आप लोग बिल्कुल भी इतनी भीड़ नहीं करें, यहां पर एक ही जयराम जी साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। निम्बाराम जी पटेल से निवेदन रहेगा कि माला पहना करके स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा विजय सिंह जी गोलिया पधारें और उमेदाराम जी बेनीवाल का साफा पहना करके स्वागत करें। विजय सिंह जी गुरलिया। माला के लिए युवा नेता भाई गोवर्धन जी ढाका पधारें और उमेदाराम जी का माला पहना करके स्वागत करें। उसके बाद में हमारे वरिष्ठ किसान नेता सत्ताराम जी देवासी हमारे बीच में है। सत्ताराम जी का स्वागत करेंगे। पूराराम जी मंडा साफा पहना करके और माला पहनाएंगे खियाराम जी बेनीवाल, सरपंच बंगले की बेरी। स्वागत का बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया है। व्यवस्थित हो जाएं आप लोग, ताकि आगे यहां डी पर बहस नहीं करें। कोई भी कार्यकर्ता जो भी है वो आराम से विराज जाए। आपसे निवेदन है, यह आपका अपना कार्यक्रम है और नेताजी आपको संबोधित करेंगे, सभी जमे हुए रहे। इधर बिल्कुल भी भीड़ हटा दें सारी। थान सिंह जी का यार मान जाओ ना, 51 किलो की माला, बड़ी माला लाई। तो मेरी बात रख लो, इतने एक रख दो, तुम्हारे सबकी फोटो खिंचा लेता हूँ। जो 51 किलो की माला कार्यकर्ता लेके आए हैं, इतनी बात मेरी भी मान लो। दुर्घटना घटी है अपने नजदीक के अंदर और अब आपकी इच्छा थी इसलिए मैंने साफा पहना है। आप खाली कार्यकर्ता जो है वो मेरे साथ फोटो खिंचा ले, यहाँ आ जाओ बिना माला के, आ जाओ आप, आ जाओ। अच्छा नहीं लगे फिर जैसी भी जो फूल वर्षा करते वो रुकवा दी थी सारे कार्यक्रम, पता लगता है ना। आ जाए यहाँ पर सब एक बार। ये एक साथ ऐसे नहीं आए। ताजाराम जी सियाग, हरिराम जी सरपंच, बालाराम, हाँ जोधपुर से बजरी यूनियन के अध्यक्ष राजू जी बाबल हमारे बीच में पधारे हैं, वो मंच पर पधारे। और डी के आगे जो कार्यकर्ता और प्रशासन के लोग हैं उनसे निवेदन है राजू जी बाबल को मंच पर भेजें। जोधपुर बजरी यूनियन के अध्यक्ष राजू जी बाबल, कार्यकर्ता उनको लेकर आए। महादेव कॉलेज बायतू और राजकीय पीजी महाविद्यालय बायतू की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। अभी फोटो बारी बारी से हो जाएगा और बाद में और फोटो ले लेंगे। एक बार विराज जाए, एक बार अब व्यवस्थित हो जाए ताकि कार्यक्रम आगे चल सके। अब मेरा निवेदन रहेगा युवा नेता भाई थान सिंह जी राजपुरोहित डोली से कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें। थान सिंह जी ने बजरी के लिए जो आंदोलन बालोतरा के अंदर हुआ था वह 10 दिनों तक आमरण अनशन भी किया, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। जुनून वाले कार्यकर्ता है, युवा नेता है। थान सिंह जी से अनुरोध रहेगा संक्षिप्त में अपनी बात रखें। थैंक यू भैया, एक बार विराजे सभी। अब भीड़ नहीं करें भैया, आ जाए सभी। एक बार लाइव चल रहा कार्यक्रम, अव्यवस्थित हो रहा है, बात को समझे प्लीज। अपन फोटो ले लेंगे, समाप्ति के बाद ले लेंगे, अपना ही कार्यक्रम है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कार्यक्रम हो जाए फिर फोटो भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सही चालू। भारत माता की, भारत माता की। आज दोरीमीना बाबा आलम जी की, बाबा आलम जी को नमन करते हुए सर्वप्रथम तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ जो रोड एक्सीडेंट हुआ उसमें जो 3 गुजरात के भाइयों की मृत्यु हो गई, सर्वप्रथम उन पवित्र आत्माओं को श्रद्धांजलि। और आज सुबह से जो हजारों हजारों लाखों की संख्या में
जो कार्यकर्ता, जो किसान के बेटे सामने बैठे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि नागौर के बेटे और पूरे राजस्थान के किसान की आवाज़ श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब, जो हर वर्ग के लिए मजबूती से लड़ते हैं, उनको सुनने के लिए इस कड़कड़ाती धूप और गर्मी में जो किसान के बेटों का हौसला देखने को मिल रहा है, वो वाकई काबिल तारीफ और परिवर्तन की लड़ाई में काबिल तारीफ है। मैं बताना चाहूँगा, ये बजरी का जो आंदोलन है, इसकी शुरुआत बाड़मेर से हुई और बाड़मेर से जो आंदोलन अंगड़ाई लेता है वो हमेशा आगे बढ़ता है और आगे की पूरे राजस्थान की आवाज बनता है। नेताजी पहले से ही कई समय देरी से पहुंचे, तो मैं ज्यादा बात न कर इतना ही कहना चाहूंगा, जो बजरी माफिया जो खुद को जनता का हितैषी बता रहा है, भामाशाह बता रहा है, उसको कहना चाहूंगा, जब हमारे बालोतरा में, समदड़ी में ठाकुर साहब पे हमला किया, तब लोगों की सहानुभूति उस नकली माफिया के साथ क्यों नहीं थी? क्योंकि ठाकुर साहब ने उनको 1 रुपया दलाली का नहीं दिया, कमीशन का नहीं दिया। जब सारा होटल में, किशोर सिंह जी कानोड़ की होटल में एक भाई पे हमला हुआ, तब उसका साथ देने के लिए कोई नहीं पहुंचा, सिर्फ और सिर्फ हम खड़े थे। कारण क्या? उसने उनको 1 रुपया कमीशन नहीं दिया। जब बालोतरा में बंजारा समाज के भाइयों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए, तब उनके साथ में ये बजरी माफिया के जो झूठे एजेंट जगह जगह पे कहते फिर रहे हैं कि हम तो हमारे भामाशाह का खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इसे भामाशाह नहीं कहूंगा। नेताजी ने जो बीड़ा उठाया है वो वाकई में सही है और हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं तो सतीश सिंह कौम से निवेदन करूंगा, जब आपकी बात करता है, आपके हक के लिए कोई लड़ता है, तो उसके साथ, उन लोगों के साथ हमें मजबूती से खड़ा रहना पड़ता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब राणा प्रताप जैसे वीर योद्धा आजादी की, क्रांति की लड़ाइयां लड़ रहे थे, तब भी कुछ जयसंत उनके विपक्षियों के साथ, उनके आक्रांतों के साथ खड़े थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें तो राणा पूंजा बनकर नेताजी के साथ खड़ा रहना है। हमें तो महाराणा प्रताप जैसे हमारे यहाँ पर राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, नेताजी को सहयोग करना है। मैं ज्यादा न कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। आप इसी तरह हमारे जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किसान के बेटों की आवाज को बुलंद करने के लिए नेताजी ने किया है, उसमें आप भी सहयोग कीजिए। जब कोई समाज की बात आती है, चाहे जैन समाज हो, जैन समाज पे अनूप मंडल नाम के एक संगठन द्वारा जगह जगह पर उनके साधुओं पर हमला किया जाता है, उनके साधुओं के खिलाफ पुस्तकें वितरित की जाती है, तब उनकी आवाज हनुमान जी बेनीवाल साहब मिलते हैं। जब राजपुरोहित समाज का मनोहर नेत्रा, एक 5 साल का मासूम गायब हो जाता है, घर से निकलने के बाद 5 साल तक घर पे नहीं लौटता है, तो उसकी आवाज लोकसभा में अगर कोई बुलंद करते हैं तो नागौर के सांसद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब करते हैं। जब बंजारा समाज की बात आती है, जब बंजारा समाज के घर उखाड़ दिए जाते हैं, तो उनकी आवाज हनुमान जी बेनीवाल साहब बनते हैं। जब राजस्थान में लंपी डिजीज बीमारी में गौ माता पे संकट आया, तब तेजाजी महाराज के, तेजाजी भगवान के सच्चे भगत बन गए। अगर गौ माता के लिए अगर कोई खड़े रहे तो हनुमान जी बेनीवाल साहब थे। जब कोरोना जैसी महामारी में नेता अपने घरों में एसीओ में बंद थे, तब गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी की बॉर्डर से अपने भाइयों को लाने के लिए और हर जगह पर उनकी मदद करने के लिए कोई खड़ा था, तो वो नागौर का लड़ाका और किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल साहब थे। मेरे भाइयों, ये जातिवाद के नाम पर जो कुछ लोग भिड़ाने का काम और लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनके जो नाकाम मंसूबे हैं, उनको कामयाब मत होने देना, इनका साथ देना, इनको मजबूत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, आपने इंतजार किया, वेट किया, इसके लिए धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा, हरदाराम जी चौधरी किसान नेता आपके यहाँ के स्थानीय, वो 2 शब्दों के माध्यम से नेताजी का स्वागत करेंगे। अति संक्षिप्त में, ओनली 1 ही मिनट में अपनी बात पूरी करें। विराजो बाबा जी, विराजो। हेलो। भारत माता की, भारत माता की। हनुमान बेनीवाल,
हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान जी आप संघर्ष करो, हनुमान जी आप संघर्ष करो। आज मुख्य मेहमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, भोपालगढ़ विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गर्ग साहब, सम्मानित मंच। आपने मारवाड़ी भाषा में ठीक रहे, मोरे ठीक लगे कि पहला मैं आज 12 साल थी 13 साल थी किसान संघ में सहयोग करता था और किसान आंदोलन करता था। तो हमें हनुमान जी मळ्या, मामाड़ में विवाह माँ पुरुष नारी कमी रह खाऊं। तो हमें मैं ही एड़ा था, हमारे ऊपर हनुमान जी मळ्या तो कोई कमी किसानों नहीं रहनी है। तो आप कोई भी धरना माते सफल हुआ हमेशा, तो और आगे आप सफल रहना छो। तो हमें यहाँ पर कोई कमी रहवा वाली है नहीं। चाहे अपने पानी का मुद्दा हो, नहर विस्तार का मुद्दा है, तो नहर वास्ते मैंने हनुमान जी से पहले भी प्रार्थना की थी और अभी आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूँ और ये काम सफल होगा। अपने धैर्य रखे, अपने मजबूत रहे, अपने आगे आने वाले में सुनो, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी बार बार अपने को एक बारी से दूसरी बारी, एक बारी से दूसरी बारी, और अपने अभी देखा है कांग्रेस है तो बीजेपी, बीजेपी है तो कांग्रेस, एकजुट सरकार है, उसमें अपने को सब पता चला है। तो अब की बार नई पार्टी, बूढ़िया कहता है कि नवी दूजे, तो नवा वालों है तो एक बार तो मान लियो कि भाई नवो थे 75 वर्ष देता आया करता करता वोट देता है। तो इस बार भी आप वही समझे दे दो रो और आप कौम वेला, काम में कोई फर्क आवेला नहीं। बीजू तो हमें सरकार रही तो कोई कमियां में घाटो ही नहीं है। जी बता देंगे, कमियां नेताजी बता देंगे। धन्यवाद धन्यवाद। जैसे अपने युवाओं के लिए कंपनी अपने पास में बहुत मजबूत है, कम से कम 15,000 युवा उसमें नौकरी कर रहे हैं। तो अपने को 80% हमारे पहला पॉइंट हमारे खेत में था, ए पॉइंट, तो उसमें एग्रीमेंट हुआ था कि 80% हम यहाँ का स्थानीय लेंगे। तो उसमें स्थानीय अपना कोई 1-2% ही नहीं है। तो इसीलिए अपने को ये बहुत हानिकारक है, बहुत नुकसान हो रहा है। कंपनी कल तेल खत्म हो जाएगा, आज तो अपने पास में है। और इसके बाद में CSR फंड इतना आता है जितनी कोई हद नहीं है। अपने विधानसभा क्षेत्र का तो सब पूरा कल्याण हो जाता है, परंतु वो गलत कई जगह खर्च कर देते हैं, कुछ गलत नीतियों से खर्च कर देते हैं। तो अपने को धैर्य रख के अपने को युवाओं को नौकरी मिलेगी। मैं धरना दूंगा जाकर के, पहला धरना जो हिमाराम जी ने दिया था वैसे दिया था, उनका काम निकल गया फिर बाद में उड़ गए। मैं नहीं उठूंगा, आपको लगा के रहूंगा, ये बात मेरे पक्की है। और पानी का वादा करता हूं कि मैं करता हूं कि जो नहर विस्तार हनुमान जी के गढ़ा में है और जो नदी में डालना रिचार्ज के लिए वो मैं मेरी जिम्मेवारी पे मैं बात करता हूं। और अपनी खूब बातें हैं आज करनी थी, परंतु अभी लेट हो गया है तो माफी चाहो आपने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरदाराम जी। एक खान साहब का स्वागत के लिए निवेदन रहेगा कि ताजाराम जी सियाग आए और साफा पहना करके जो AIMIM के अध्यक्ष बता रहे हमारे बीच में, बहुत जोरदार भाषण दिया, उनका साफा पहना करके स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा उमेदाराम जी बेनीवाल से, जो जोधपुर संभाग के अंदर किसानों की एक मजबूत आवाज है, पूरे बाड़मेर जिले के अंदर RLP के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ लेकर के चलते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय उमेदाराम जी बेनीवाल, जिन्होंने बजरी का आंदोलन बालोतरा से शुरू किया था, जो आज पूरे प्रदेश का आंदोलन बन गया है। बोलिए आलम महाराज की, धर्मपुरी जी महाराज की। आज आलम महाराज की पवित्र धरा
धोरी मीना के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल महारैली के अंदर पधारे हुए आरएलपी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब और उनके साथ में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ विधायक पुखराज जी गर्ग साहब और समस्त पार्टी के प्रधान, पार्टी के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं समस्त पदाधिकारी एवं सम्मानित मंच, गांव से पधारे हुए मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, आप बहुत बड़ी संख्या में पधार कर इस रैली को सफल बनाने के लिए धोरी मीना पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत बालोतरा की धरती से हुई और धीरे धीरे पूरे राजस्थान के अंदर एक जन आंदोलन का रूप ले लिया और अभी 5-6 रैलियां राजस्थान के अंदर हुई है और ये 6ठी रैली धोरी मीना के अंदर हुई है। बजरी माफिया जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार के साथ में मिलकर एक ही ठेकेदार है जो दोनों सरकारों के आगे आकर सब पूरे राजस्थान की भोली भाली जनता को लूट रहा है। एक तरफ तो प्रशासन, जिला कलेक्टर और सीओ नोटिस निकालते हैं कि अपने इंदिरा आवास पूरे करो, पीएम आवास पूरे करो, नरेगा के काम पूरे करो, लेकिन दूसरी तरफ बजरी मिल नहीं रही है और मिल रही है तो इतनी महंगी मिल रही है कि उनकी बजरी आ रही है, दूसरा काम किससे करवाएं। तो इसके खिलाफ ये आंदोलन की शुरुआत है और सरकार महंगाई राहत के नाम पर अपने साथ में खिलवाड़ कर रही है। अगर उनको महंगाई में असली राहत देनी है तो राहत दे, बजरी सस्ती करके, नहीं 500 रुपए का सिलेंडर दे के क्या राहत मिलेगी। ये खाली अपने को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है सरकार का। जब चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो अपनी अपनी कमाई के अंदर लग जाते हैं। पहले पूर्ववर्ती सरकार के अंदर बहुत बड़ा खान घोटाला हुआ, लेकिन उससे भी कई गुना बड़ा ये बजरी घोटाला है। इसके साथ साथ में बाड़मेर को सिंचाई का पानी कैसे मिले, नर्मदा नहर का विस्तार कैसे हो, किसानों का फसली बीमा है वो कंपनियां खा गई है, डकार गई है। पिछले 5-6 सालों के अंदर 25,000 करोड़ का प्रीमियम किसानों की 2500 करोड़ का प्रीमियम किसान भर चुके हैं, लेकिन क्लेम के नाम मात्र 1000 करोड़ भी नहीं मिले हैं। तो कंपनियां सरकार के अधिकारियों और नेताओं के साथ में मिलकर किसानों के साथ में अत्याचार कर रही है। उनका क्लेम हमारा जल्दी मिले और किसान अनुदान राशि ये भी अपनी समय पर नहीं आ रही है। और अभी बाड़मेर के अंदर फसली ऋण वितरण जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां कर रही है वो समय पर नहीं हो रहा है। सोसाइटियों के अंदर पैसे नहीं आ रहे और किसान वहां 10-10 चक्कर लगाना पड़ता है। किसानों की भी बहुत बड़ी समस्या है। और लंपी के मामले में जब गायों राजस्थान के अंदर मर रही थी तो सबसे पहले हनुमान जी बेनीवाल साहब ने संसद के अंदर मुद्दा उठाया और उसके बाद में अभी सरकार लंपी के नाम पर भी बड़ा घपला कर रही है। लंपी के अंदर अगर खाली बाड़मेर और बायतू की बात करें तो सिर्फ बायतू के अंदर 10,000 गायें मरी थी और उसका मुआवजा सिर्फ 500 गायों का आया है और वो भी नाम मात्र नेताओं के सहते और आगे पीछे घूमने वालों के आए हैं। तो इस तरीके से अन्याय जो सरकार कर रही है ये सहन नहीं होगी। इस प्रकार आंगनवाड़ी की ये बहनें बेटी आई हुई, इनके साथ भी जब ये जोधपुर गई थी तो इनको बस के अंदर बिठाकर पूरे दिन चक्कर लगवाए क्योंकि ये सीएम से मिल न जाए। इनकी मांग है इनको राज्य कर्मचारियों का दर्जा मिले और जो मेहनत कर रहे हैं उनके अनुसार इनको जो भत्ता मिले। इनको सिर्फ पोलियो की खुराक पिलाती है तो 75 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, वो नरेगा की लेबर में अभी 250 रुपये मिल रहे हैं, 150 रुपये मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से इन बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है, काम बहुत ज्यादा है और वेतन नाम मात्र का है। तो इनकी भी सरकार हनुमान जी के माध्यम से ये मांग है कि इनकी जो राज्य कर्मचारी का सरकार दर्जा मिले। और जो गांव के अंदर अभी जेजेएम का काम चल रहा है, जल जीवन मिशन का, उसके अंदर भी बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हो रहा है क्योंकि इनकी प्लानिंग सही नहीं है। पाइपें तो बिछा रहे हैं, घर घर नल लगा रहे हैं और पानी उसके अंदर कैसे पहुंचेगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। जब जिला परिषद की मीटिंग वगैरह में पूछते हैं तो बोलते हैं कि अब योजना चल रही है, पूरी हो जाएगी और पानी कैसे आएगा उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। इस प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर बहुत सारी समस्याएं, जैसे बेरोजगारी भत्ता की बात करें
तो सरकार ने घोषणा की थी 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन दिया किसी को नहीं है। आवेदन हुए लाखों में और भत्ता मिल रहा है कोई 100 सैकड़ों में, वो भी एक आध महीने का देकर फॉर्मेलिटी कर देते हैं। इसी के साथ साथ समाज कल्याण विभाग द्वारा जो पेंशन दी जाती है, अलग अलग जो स्कीमें बनाई हुई है बच्चियों के लिए, शादी के लिए, तो उसके अनुसार आवेदन बहुत सारे होते हैं लेकिन पैसा किसी को नहीं मिलता। और अभी बाड़मेर के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, ऑनलाइन खाते के अंदर पैसा आ गया बता रहे हैं, चेक करते हैं तब नहीं आता है, अफसरों के पास जाते हैं तो टेक्निकल मिस्टेक की बात करते हैं। इसी तरह अंधेर नगरी चौपट राजा वाला विस्तार हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस सरकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक बार ये और एक बार ये। हमारे सामान्य नेताजी हनुमान जी बेनीवाल साहब पहले से ही बताते हैं कि ये दोनों मिला जुली का खेल है, मिले हुए हैं, लेकिन अब सीएम गहलोत साहब खुद बता रहे हैं कि जब हमारी सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा जी ने हमारी मदद की थी। तो इस प्रकार मिला जुली का खेल आपको खत्म करना है। नए राजस्थान का निर्माण कैसे हो, हनुमान जी का ये विजन है कि जो अपने को नए राजस्थान का सपना दिखा रहे हैं। राजस्थान के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल उद्योग कैसे लगे, राजस्थान का नए राजस्थान का निर्माण कैसे हो, बलौत्रा के अंदर कपड़ा उद्योग का विस्तार कैसे हो, रिफाइनरी और यहाँ लगी हुई है, इससे संबंधित कैसे उद्योग आए और स्थानीय लोगों को 80% यहाँ स्थानीय कंपनियों के अंदर रोजगार मिले, ये हमारे विजन है। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार से बहुत बड़ी आशा थी कि हमारे जिले का प्रतिनिधित्व है, वहाँ राज्य मंत्री जी हैं, लेकिन खाली घोषणा के अलावा बाड़मेर को कुछ नहीं मिला। बाड़मेर से बाबर के रेल प्रोजेक्ट की बातें करते करते आज 20 साल हो गए, लेकिन इसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। कई बार सर्वे का बजट आया लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। उसी के साथ साथ ड्राई पोर्ट बाकासर के सपने भी हमारे नेता हमको दिखाते रहे, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। और ये भी घोषणाएं हुई कि बाड़मेर के अंदर सिविल एयरपोर्ट बनेगा, जिससे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के अंदर फायदा मिलेगा, राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लेकिन वो ही हमारा सपना ही रह गया। खाली थोती घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। राजस्थान का संपूर्ण विकास हनुमान जी ही कर सकते हैं। हनुमान जी ने युवाओं, किसानों और जवानों को जो सपने हैं उसके अनुसार खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस प्रकार पिछले 15 साल से हमको राजनीतिक रूप से जागृत कर रहे हैं, वो हमें नई ऊर्जा दे रहे हैं, हमें नया राजस्थान कैसे बने इसके बारे में हमें प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे नेता को हमें मजबूत करना है और आने वाले 2023 के अंदर ये सांस है, इनका हाथ मजबूत करके अपनी आरएलपी पार्टी को मजबूत बनाना है। आप बहुत बड़ी संख्या में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की जय हो, आलम राजा की, चित्त श्री खेमा बाबा की, जम्बेश्वर भगवान की। अभी माननीय पोखराज जी का भाषण होगा, उससे पहले कुछ लोगों को पार्टी ज्वाइनिंग भाषण के बाद में एक बार पोखराज जी गर्ग माननीय विधायक भोपालगढ़ आपको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। आज दोरी मना के इस आलम नगरी के अंदर बजरी माफिया के विरोध में आयोजित अल्लाहपुर विशाल रैली के अंदर हमारे बीच में उपस्थित आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गरीब दलित और किसान के मसीहा नागौर के लोकप्रिय सांसद भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच और सामने उपस्थित विशाल समुदाय में उपस्थित बुजुर्ग, युवा साथियों, मातृशक्ति, आप सभी का इस प्रोग्राम के अंदर अभिनंदन, स्वागत। आज आपके बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब उपस्थित हैं। हनुमान जी बेनीवाल साहब अभी प्रदेश के अंदर वो शख्सियत हैं जो आम गरीब दलित और किसान के न्याय की उम्मीद बने हुए हैं। प्रदेश के अंदर पार्टी के बनाने के बाद में
प्रदेश के अंदर कहीं भी चाहे दलितों पे अत्याचार हुआ हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे और किसी भी जाति धर्म के लोगों की बात हो, जो भी पीड़ित हनुमान जी के पास में आया है उनको न्याय दिलाया है, उनके लिए इन्होंने हमेशा संघर्ष किया है। यहाँ जो भी प्रदेश के अंदर बजरी माफिया के विरोध में अल्लाह बोल प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर प्रदेश की जनता ने हनुमान जी को ज़बरदस्त समर्थन दिया है, ज़बरदस्त आशीर्वाद दिया है। और इस आशीर्वाद से जो सामने लोग हैं बौखला गए, जो उनके बजरी माफिया के कमीशन एजेंट हैं वो लोग बौखला गए और उन्होंने जो जातिवाद की बात की है, मैं उनको इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जातिवाद की बात करें तो जो भूंगड़ा प्रकरण जिसमें एक परिवार के अंदर 34 सदस्यों की डेथ हो गई थी, उस प्रकरण को भी अगर संसद के अंदर किसी व्यक्ति ने उठाया, किसी सांसद ने उठाया राजस्थान प्रदेश के अंदर, तो वो नाम था हनुमान बेनीवाल। आपने देखा प्रदेश के अंदर जितने भी दलित परिवारों के साथ में अत्याचार हुआ है, चाहे थानागाजी का प्रकरण हो, चाहे जालोर का इंदर मेघवाल प्रकरण हो, चाहे बाड़मेर का चौटन का जो अभी कुछ दिन पहले एक मेघवाल की हत्या कर दी गई थी, चाहे नागौर का कर्णू प्रकरण हो, ये सारे दलित प्रकरण के लिए अगर किसी शख्सियत ने न्याय की सबसे पहले बात की हो, न्याय की सबसे पहले गुहार लगाई हो, तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आप लोगों ने देखा होगा प्रदेश के अंदर जितने भी चाहे पेपर लीक के प्रकरण हो, चाहे ओबीसी के आरक्षण की विसंगति की बात हो, चाहे गायों के लंबी बीमारी प्रकरण की बात हो, इन सारा मुद्दों को हनुमान जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में सड़क से संसद तक और विधानसभा के अंदर मजबूती से किसी ने उठाया तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक थे। मेरे इस प्रदेश के अंदर आज़ाद होने के 75 साल बाद विधानसभा के अंदर किसी दलित परिवार के साथ में अत्याचार हुआ हो और प्रदेश के विधायक विधानसभा के अंदर धरने देकर बैठे थे, तो सिर्फ एकमात्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक थे जो हनुमान जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर धरना देकर बैठे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ हम जब परसों गांव के अंदर घूम रहे थे, मीटिंगें ले रहे थे, तो काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दोरीमना के अंदर मीटिंग कैसे रखी या यहीं क्यों रखी। अरे भाई मैं उनको बताना चाहता हूँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, प्रदेश की तीसरी बड़ी ताकत है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वो पार्टी है जो प्रदेश की एकमात्र रजिस्टर्ड पार्टी है, उनका खुद का अपना चुनाव चिन्ह है। अब आप सारी पार्टियां यहाँ मीटिंग ले रही है, भारतीय जनता पार्टी ले रही है, दूसरे ले रहे हैं, उससे आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने यहाँ जब मीटिंग रखी तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ गए और बहुत सारे लोग इस चिंता में बढ़ गए कि इन्होंने यहाँ मीटिंग कैसे रखी। और भाई जब पार्टी बनी है, पार्टी वो दिमाग से निकालते हैं, पार्टी प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनकी कोई गलतफहमी है तो दिमाग से निकाल दे और ये प्रश्न करना बंद कर दे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ कैसे आई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो जिन्होंने पार्टी बनाने के बाद 4.5 साल तक घर में बैठे न रहे, रात को नींद नहीं ली, हमेशा गरीब दलित और किसान की बात को बढ़ाई और प्रदेश के अंदर जितने भी उपचुनाव हुए 7 उपचुनाव उनके अंदर सभी जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए। खिवसर उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती है और बाकी जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लोगों ने ज़बरदस्त समर्थन दिया, जिससे 50,000 के आसपास सभी जगह वोट आई। तो लोगों ने अभी संकल्प ले लिया है प्रदेश के अंदर 2023 के अंदर सभी लोग, आप भी जो यहाँ उपस्थित हैं, इस संकल्प के साथ में जाए कि 2023 को हम उस कुर्सी पर, जिस कुर्सी से प्रदेश के गांव के जिले की किसान के गरीब के विकास की बात होती है, जिनके विकास की योजनाएं बनती हैं, जिनका वहाँ बैठ के चिंतन होता है,
उस कुर्सी पर हनुमान जी बेनीवाल साहब को बैठाएं, एक किसान को बेटे को बैठाएं। इस संकल्प के साथ में आप सभी लोग जाएं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहूँगा, मैंने पूरे प्रदेश के अंदर हनुमान जी के साथ में सारी जो ये रैलियाँ हो रही है वो साझा की है। सभी जगह जहाँ भी हमारा चाहे डूंगरगंड हो, चाहे कोलायत हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे अभी जो नौर के अंदर हुई और अभी आज की भी रैली है वो बाड़मेर की ऐतिहासिक रैली है। और लोगों ने मानस बना लिया है कि 2023 है वो हनुमान जी बेनीवाल का है। हम हनुमान जी बेनीवाल के साथ में हैं। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमेशा हनुमान जी बेनीवाल साहब आपकी अपेक्षा पे खरे उतरेंगे। आप इस संकल्प के साथ में जावे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को समर्थन दें, उनके साथ रहें। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी लोग बड़ी तादाद में पधारे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय, आप 2 दिन से यहाँ थे, जनसंपर्क भी किया और हमें मार्गदर्शन दिया, आपका आभार। अब पार्टी ज्वाइन करने के लिए 10-15 मोजीज लोगों के मैं नाम पुकारूंगा, वो आए और माननीय सांसद महोदय आरएलपी का दुपट्टा पहना करके आपको पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। उसके बाद में आदरणीय हनुमान जी का भाषण होगा। हाँ जको सिवणों पधारिया जोधाराम जी चौधरी, रामचंद्र जी चौधरी, जेठाराम जी चौधरी, बाबर जी देवासी, पूर्व सरपंच मुन्ना भाई समदड़ी, नंदर सिंह गोलिया, वे मंच में आवा तो ने पार्टी ज्वाइन करा फटाफट। मुश्ताक खां जल्दी आई जाओ भाई फटाफट। और भी जोधाराम आप रहते हुए वर्णन लेता हो। जो नाम सताराम जी ने लिए वो जल्दी से आए और कार्यकर्ता उनको आने दें। अगला नाम है गुड़ामालानी के किसान नेता आदरणीय हरदाराम जी चौधरी का, कि आप पधारें और आरएलपी पार्टी ज्वाइन करें। इस कार्यक्रम के अंदर आपने जी जान लगा करके बहुत ही अच्छा सहयोग किया। मेरा निवेदन रहेगा नगेंद्र सिंह जी सोलंकी जो गुड़ा नगर से हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उनसे निवेदन रहेगा कि आरएलपी पार्टी ज्वाइन करने के लिए पधारें। खियाराम जी बेनीवाल सरपंच मंगले की बेरी से अनुरोध है कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करने के लिए मंच पर पधारें। आदरणीय बेनीवाल साहब आपको पार्टी का दुपट्टा पहना करके सदस्यता दिलाएंगे। जोधाराम जी पटेल किसान नेता सिवाना, राव मोहन सिंह जी और चौटन की धरती से युवा नेता, बहुत ही संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व के धनी भाई श्री गैमरा राम जी मेघवाल से अनुरोध रहेगा कि आप मंच पर पधारें। आदरणीय सांसद महोदय आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दुपट्टा पहना करके आरएलपी ज्वाइन कराएंगे। चुतराराम जी जाखड़ पूर्व पंचायत समिति सदस्य बाड़मेर, रावताराम जी पंचार पंचायत समिति सदस्य चौटन से अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। सांसद महोदय आपको पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके फोटो आने दें, बाकी कार्यकर्ता प्लीज साइड में रहें। मीरा खान जी पांचड़दा, रावताराम जी पंचार जो कांग्रेस पार्टी से पंचायत समिति की सदस्य है, वो कांग्रेस की नीतियों से आहत होकर के और आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जोरदार तालियां। बीरमा राम जी कड़बी भाखरपुरा, नारायणा राम जी बेनीवाल, सांवला राम जी भाखरपुरा, रमेश कुमार हरदाराम जी, शंकर जी देवासी भेडाणा, त्रिलोक सिंह जी दर्जी भेडाणा, भैराराम जी कड़बी बांटा, श्री रायचंद जी चौधरी समंदड़ी, मुन्ना भाई पूर्व सरपंच समंदड़ी, जेठाराम जी चौधरी खंडप गोलिया और बाबल जी देवासी सिवाना, ये सभी लोग बेरडो का पाना, राम जी फांटा के कुछ बीजेपी कांग्रेस से परेशान होकर आज आरएलपी ज्वाइनिंग करेंगे कार्यकर्ता। रुकमणा राम जी बेरड, झुंझा राम जी, लादू राम जी, हरीश बैठ, जसाराम जी, मोहनलाल, तेजाराम जी सियोड़, राजू जी सरपंच, मांगीलाल जी, रमेश जी, गणपत जी और शिव कुमार जी, और डबोई के सरपंच हरिराम जी जाजड़ा, गोविंद जी भाटी, डबोई के सरपंच हरिराम जी जाजड़ा जो मजबूत दबंग नेता है, उनसे अनुरोध रहेगा कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें।
बाबूलाल जी जानी भाडी, कृष्णाराम जी भाखर डबोई से अनुरोध है कि पधारें। अब 1-2 मिनट में ही नेताजी का भाषण शुरू होने वाला है। आप लोग स्पीकर से दूर रहें, एलईडी वाल से दूर रहें, थोड़े साइड के लोग बैठ जाएं ताकि अंदर के लोग भी आराम से भाषण सुन सकें। प्रेमाराम जी भादू, एक मिनट। प्रेमाराम जी भादू वैसे तो बहुत पहले से हनुमान जी से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। जोरदार तालियों से श्रीमान प्रेमाराम जी भादू युवा दिलों की धड़कन बाड़मेर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अब विराजे सभी, धन्यवाद बहुत बहुत। सभी हो गई ज्वाइनिंग, और होगी तो भाषण के बाद और करवा देंगे। लो पकड़ो। हाँ, अभी 1 मिनट के लिए छोटे बेनीवाल, उमेदाराम जी बेनीवाल के छोटे लाडला बेटा पुष्पेंद्र बेनीवाल आपके बीच है, तो मैं पुष्पेंद्र बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि 1 मिनट के लिए आपसे राम राम करेगा। जोरदार तालियां पुष्पेंद्र भाई के लिए। हेलो, चालू है। सभी के लिए मेरा इधर राम राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार बजरी माफिया के साथ मिलके हम किसानों की मेहनत की कमाई को खा रही है और उससे अपनी जेबें भर रही है। जहाँ बजरी हमको 50 रुपए की मिलनी चाहिए, उधर हमको 700 की मिल रही है पिछली। और अगर हम कोई कंप्लेन करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पिछली दिवाली जब श्री उमेदाराम जी बेनीवाल ने एक अपने साथियों के साथ एक जोरदार धरना पेश किया था, तब जो कि वो 100 दिन तक चला था, और 100वें दिन जब हनुमान जी आए थे तब अशोक गहलोत ने कहा था कि वो बजरी सस्ती करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक के बाद एक कांग्रेस और बीजेपी आती है और हमको बेवकूफ़ बना के लूट के चली जाती है, लेकिन अब हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे क्योंकि हनुमान जी हमारे साथ हैं। जहाँ पे सरकार इतनी व्यस्त हो गई है हमको लूटने में, अशोक गहलोत जी को तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो पिछले साल का ही बजट पास कर रहे हैं। जहाँ कि वो इतने व्यस्त है कि उनके आधे कार्य तो हनुमान जी अपने राज्य में जा जा के कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि आरएलपी को वोट दे। जय जवान जय किसान। थैंक यू। अब नेताजी आपको संबोधित करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत है। अभी ओनली भाषण होगा। आप सब लोग जिस शख्सियत का सुबह से इंतजार कर रहे थे, वो शख्सियत आपके बीच में। जोरदार तालियां दोनों हाथ खड़ा करके बोलो तेजाजी महाराज की। ठीक है। नाम लिखना है, कहाँ दिया है? अरे किसको दो?
दोरीमन्ना के अंदर जो ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया, 2-3 जोरदार जयकारे लगाऊंगा। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले आलम अली जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले जमाजी महाराज की, जय बोले खेतेश्वर भगवान की, जय बोले ख्वाजा साहब की। आज हमारे दोरीमन्ना के पास 2 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें हमारे 3 गुजरात के भाई उस हादसे के शिकार हो गए और 7-8 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। घायलों की स्थिति ठीक है, इसलिए हमने जितने भी स्वागत के कार्यक्रम थे, जैसे ही सूचना मिली उसके बाद सारे कार्यक्रम स्वागत के रद्द कर दिए। बड़ा उत्साह दोरीमन्ना इलाके के अंदर था और जितनी भी हुंकार और बजरी के खिलाफ ललकार और हल्ला बोल कार्यक्रम हुए राजस्थान के अंदर। शुरुआत डूंगरगढ़ से हुई, डूंगरगढ़ के बाद रिया, रिया के बाद कोलायत। बिफरजोय की वजह से टोंक की रैली हमने स्थगित कर दी थी। कोलायत के बाद भीलवाड़ा। आपका हमारा जो कार्यक्रम था परसों 22 तारीख का नौर के अंदर और 24 का दोरीमन्ना और 26 को गढ़सना के अंदर। 20 दिन के अंदर लगभग 8 से 9 विशाल रैलियां और हल्ला बोल के कार्यक्रम आप लोगों ने किए। लेकिन अभी तक जितनी रैलियां हुई उनमें सबसे ज्यादा जोश जुनून और सबसे ज्यादा संख्या कहीं है वो दोरीमन्ना की धरती पे है। ये मैं नौजवानों को इस बात की बधाई दूं। भाइयों, थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। जवान बच्चे चले गए नजदीक की, बिल्कुल यहां से 5-7 किलोमीटर दूर, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। ये दुर्घटनाएं हैं, घट जाती है। और मैं हमेशा भाषण के अंदर एक बात कहता हूं नौजवानों को, अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो, मुझे अपना आइकन मानते हो, तो एक बात की कसम खाओ कि तेज गति से वाहन नहीं चलाओगे, कोई व्यक्ति नशा करके वाहन नहीं चलाएगा। क्योंकि अगर कोई इकलौता व्यक्ति है और उसकी जान चली जाती है परिवार के अंदर, तो उनके माता पिता पे क्या बीतती होगी, ये तो वही जानते हैं कि हमारा एक बच्चा था वो चला गया। गलती किसकी थी? उस बच्चे की थी जो नशा करके कोई वाहन चला रहा था। भाइयों, एक संदेश हमेशा मैं देता हूं कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। किसान के बेटे, याद करो उस जमाने को जब बाड़मेर किसी मास्टर का ट्रांसफर हो जाता था तो नौकरी छोड़ देता था और नेता कहते थे ज्यादा 3-5 करेगा तो बाड़मेर लगा दूंगा, दिमाग ठीक कर दूंगा। और यही बाड़मेर है जहां लोग हमारे पास आते हैं कि भाई साहब एक बार बाड़मेर लगा दो, नौकरी कर लो, मन लग जाएगा। बोले मन भी लग जाएगा और वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, वहां तो तेल निकला है। ये ईश्वर की कृपा है, ये नेताओं की देन नहीं है। अगर नेताओं को पता लग जाता कि यहाँ तेल है तो 20 साल तक और नहीं निकल देते, इस तेल को रोक देते अंदर की धरती पे। जिस तरह नागौर जोधपुर के अंदर जमीन के अंदर पानी को रोक दिया था। आज मैं नौजवान से बात की शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि मेरी पार्टी का एजेंडा जय जवान जय किसान के नारे के साथ चलता है। आज प्रदेश के जो हालात है वो आपसे छिपे नहीं, लेकिन जब नौजवान के ऊपर कोई घटना घटित होती है, बेरोजगार से तंग आके जब कोई किसान का बेटा आत्महत्या करता है,
बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, टेलीफोन आते हैं, एमपी साहब हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं सुसाइड कर लूंगा। अरे बच्चों, ये सुसाइड कोई रास्ता होता है क्या, बताओ मुझे। अगर ऐसे सुसाइड करने पड़ते तो मुझे तो अभी तक 300 बार करना पड़ता। मैं तो सरकारों से लड़ रहा हूं हमेशा राजस्थान के अंदर। आप बताइए, 1995 से लगातार एक व्यक्ति 28 साल से लड़ाई लड़ रहा है। वही व्यक्ति अगर कोई मुझे 93 94 में जानता था, मेरे पास काम के लिए आता था, तो मुझको ये नहीं कहता तेरा काम नहीं होगा। काम क्या बताओ, करवा दूंगा। और गांव के हमारे बच्चों के काम क्या होते थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन कराओ, क्रेज होता था। महाराजा कॉलेज का बच्चों का, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय। प्रयास किया, हिम्मत नहीं आ रही। 98 में पर्चा खारिज हो गया 302 के झूठे मुकदमे के अंदर। हमारे इस समाज के बड़े नेताओं ने पूरे परिवार को डाल दिया। जो विपदा मेरे परिवार पे आई, उस समय अगर साथ किसी ने दिया तो नागौर और इस मारवाड़ की जनता ने और यहाँ के नौजवान और किसानों ने हनुमान बेनीवाल के प्रति हमदर्दी रखी। और भाइयों, उसके बाद जिस पार्टी का झंडा मेरे पिताजी ने उठाया था, भारतीय जनता पार्टी का, उस पार्टी ने बहुत बड़ा धोखा मुझे दिया। वसुंधरा ने टिकट काटी, मैं निर्दलीय लड़ा और निर्दलीय में चुनाव नहीं हारता। धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने 100 किलोमीटर रोड शो किया था मेरे खिलाफ 2003 के अंदर, तब जाके कोई 2,500-3 हजार वोट से मैं हार गया था। अब मेरे संघर्ष की लंबी कहानी है। बाड़मेर जिले से पता नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मुझे लगता है कि कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है कि आप लोग, जब मैं विधायक था तभी मुझे इतना ही प्यार करते थे और मैं सांसद बन गया। मैं आपके बीच उतना नहीं आ पाया जितना पहले आता था। मुझे याद है जब नागौर की हुंकार के बाद पूरे देश के अंदर बात चली, नागौर तो हनुमान का इलाका है, इसने हुंकार रैली कर ली होगी, लेकिन बाड़मेर में हुंकार रैली करेगा जब पता लगेगा। मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ के नौजवानों ने, किसानों ने, किसान के बेटों ने उस मैदान को भर दिया जिसकी परिकल्पना किसी ने नहीं की होगी। उस मैदान के अंदर लाखों लाख लोग थे। हिंदुस्तान में हलचल हो गई, कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली और पाकिस्तान डर गया कि बॉर्डर पे बाड़मेर में 7 लाख किसान क्या करें, कोई अटैक नहीं कर दे। ये स्थिति बन गई थी देश के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा बाड़मेर के मेरे भाइयों का, आपने मेरा मान और सम्मान रखा। इसलिए अधिकार पूर्वक आप ये कह सकते हो कि हनुमान जी नागौर के नेता नहीं है, वो बाड़मेर के हमारे भाई है। मैंने पहले भी उस समय आपको कहा था कि मुझे बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन फर्जी नेता जो भी है, जो लंबे समय से इन कंपनियों की गुलामी कर रहे हैं, कोई केरन का गुलाम है, कोई कहीं ठेका लेके बैठा है, इन पार्टियों के नेताओं को ठीक करके नई लीडरशिप तैयार करनी है। नए किसान के बेटों को राजस्थान की विधानसभा दिखानी है, जिन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाऊंगा। यहां मंच पे हमारे सताराम जी बैठे हैं, उमेदाराम जी बैठे हैं, पुखराज जी बैठे हैं भोपालगढ़ से। उमेश जी जब पहली बार मिले, ये मेरे से मिले तो बोले हम तो राजनीति वालों से दूर रहते हैं साहब। और योग ऐसा बैठा, चुनाव लड़ा, 12-13 राउंड तक आगे थे, लास्ट में कुछ वोटों चुनाव हार गए। पुखराज जी तो 1000-2000 वेंटिलेटर पे चलते चलते लास्ट में भोपालगढ़ के लोगों में बड़ा जोश था कि इनकी जाति का तो वोट ही बहुत कम है पुखराज जी का, फिर भी 1700 वोट वालों को भी राजस्थान की विधानसभा में आरएलपी के नौजवानों ने भेज दिया। सताराम जी के भी 20,000 के लगभग वोट आए। हमारे यहाँ मुझे याद है चोटन के अंदर भी मैंने रैली करी थी, 30,000 के लगभग वोट आए। हमारे भाई गुरलिया यहाँ से चुनाव लड़े, मैं रैली नहीं कर पाया गुरलिया के उस समय, लेकिन ये नौजवान है, ये आगे बढ़ेगा, ये तय है। एमएलए बनना ही सब कुछ नहीं होता, अपने नेता का विश्वास जीतना बड़ी बात होती है। इस अशोक गहलोत के यहाँ पे आपने देखा होगा कि एमएलए तो बाहर खड़े रहते हैं और उसके नजदीकी लोग पूरा शासन चला रहे कि नहीं चला रहे। ये उसी दिन से लगातार मैं प्रचार नहीं करने नहीं आ पाया था। अब कुछ भी मेरी परिस्थिति समझ लो, कुछ भी कयास लगा लो, जो भी लगाने लोगों को, लेकिन हनुमान बेनीवाल यहाँ पे नहीं आया और ये निराश हुए पंचायत चुनाव के अंदर। और लगातार जितने भी आंदोलन हुए, उसके बाद इन बच्चों ने मजबूती के अंदर
गुड़ा मलानी क्षेत्र के अंदर दोरी मना के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे को गांव गरीब किसान के खेत और झोंपड़े तक पहुंचाया। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, आपको, पूरी मेरी मंच की टीम को। भाइयों, हमारे मंच पे जो लोग बैठे, मैं 1 मिनट इनकी जिक्र कर दूं। इनका थक तो नहीं रहे हो ना? भी 15-20 मिनट जब तक अंधेरा नहीं होता भाषण दे देता हूं मैं। थक नहीं रहे हो ना? आज थक तो मैं रहा हूं, मुझे लग रहा है ना। हमारे यहाँ पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मैं धन्यवाद दूंगा पुखराज जी को कि बीजेपी और कांग्रेस ने खूब तोड़ने का प्रयास किया मेरे तीनों विधायकों को। बीटीपी तोड़ दी, बसपा हाथी समेत चली गई कांग्रेस पार्टी के अंदर, आपने देखा होगा। लोकदल चला गया, कम्युनिस्ट चले गए। लेकिन अगर जिंदा कोई राजस्थान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी जिसके तीनों विधायक हनुमान बेनीवाल को छोड़ के नहीं गए। वो कंधे से कंधा मिला के राजस्थान की विधानसभा की लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत प्रयास किया था अशोक गहलोत और अमित शाह तक लोगों ने कि आरएलपी को तोड़ दो तो हनुमान जी की आरएलपी की हवा निकल जाएगी। मैं इस बात का पुखराज जी को धन्यवाद दूंगा कि आज बंजारा आंदोलन हुआ था नागौर के अंदर, उस समय मैं बाहर था जब बंजारों के घर उजाड़ रहे थे। बंजारा जाति का बड़ा वोट बैंक नहीं था नागौर के अंदर। मैंने टेलीफोन किया, मैंने कहा पुखराज जी, सीएम का बेटा हटने से सीएम बहुत नाराज है और ये हमारी नाराजगी उन गरीबों के घरों पे निकालेगा, आप जाइए, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। ये मेड़ता की विधायक इंदिरा बावरी को लेके वहां पहुंचे और प्रशासन से पंगा लिया, रोका। उसके बाद वो बड़ा आंदोलन चला और उसमें राजस्थान के अंदर आपकी जीत हुई। वो जीत ये हुई कि अब गोचर के अंदर अगर आप 100 साल से बैठे हो, 50 साल से बैठे हो, जब तक आपके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार नहीं करती तब तक चाहे हाई कोर्ट का आदेश हो या सुप्रीम कोर्ट का, आपको उजाड़ नहीं सकते। अगर ये जीत किसने दिलाई राजस्थान के अंदर, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस आम गरीब आदमी को उसका हक और अधिकार दिलाया। तो पुखराज जी और इंदिरा बावरी सबसे पहले गए थे। ये नए थे, पुलिस का बड़ा लवाजमा था, लेकिन इनको पता था हमारे पीछे हनुमान जी है, कोई दिक्कत नहीं। भाइयों, मुकदमे में चालान मैंने भी नहीं करने दिया अभी तक, सुप्रीम कोर्ट तक मामला लटका हुआ है और चालान हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे तो 40-45 मुकदमा आज तक हो गए, सरकार ने चालान भी किया, जेल भी कराई, लेकिन हनुमान बेनीवाल आपके बीच खड़ा है। 2003 से लेकर 23 के तक 20 साल में कम से कम 1 दर्जन बार मंत्री बनने के मौके आए, दिल्ली में मौके आए, मेरी पार्टी के विधायकों के राजस्थान में मौके आए, लेकिन हमने आपको वचन दिया था कि हम आपको कभी कमजोर नहीं होने देंगे। सत्ता के सिंहासन पर जब तक धरती पुत्रों का कब्जा नहीं हो जाता, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इसलिए भाइयों, संतरी बन के आपकी सेवा की और उसी का परिणाम है कि दोनों हाथों से आप आशीर्वाद देते हैं और मैं कई बार हैंग हो जाता हूं, फिर भी आप मुझे झेल लेते हैं कि हनुमान जी हमारे भाई हैं। ये परेशान रहते हैं, रात को यहाँ, दिन को कहाँ, रात को कहाँ। आप कार्यक्रम करते करते आपने देखा होगा जब दिल्ली के अंदर हमारी पहलवान बेटियां संकट के अंदर आ गई, वो जंतर मंतर पे बैठी थी, बजरंग पूनिया का मैसेज आया मेरे पास कि भाई जी कोई सांसद हमारे पास नहीं आ रहा है। मैंने कहा कोई नहीं आएगा, मैं आ रहा हूं कल सुबह। मैं गया और जंतर मंतर पे जाके उनको समर्थन दिया। जब लाठीचार्ज हुआ तब सबसे पहले थाने अगर पहुंचा देश का कोई एमपी, वो नागौर का सांसद था, वो आपका भाई था, वो राजस्थान का सम्मान, उन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का समर्थन करके राजस्थान का मान सम्मान बढ़ा रहा था। और इस नई पार्लियामेंट भवन का जब उद्घाटन था तो बीच में एक मिनट बैठ जाओ, बीच में 1 मिनट प्लीज बैठे रहो। जब पार्लियामेंट बन रही थी तब कांग्रेस पार्टी ने नए पार्लियामेंट भवन का बहिष्कार किया, लेकिन मुद्दा अलग था। पहलवान बेटियां किसी को याद नहीं थी क्योंकि वो हमारी थी। आप ये बताएं, जो लोग देश के लिए मेडल लाते हैं, जिनके अंदर ताकत है, उनको पदक नरेंद्र मोदी ने नहीं दिलाया। खून पसीना एक करके उनके माता पिता ने अपनी जमीनें बेच के उन बच्चों को तैयार किया और वो तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाले बच्चे अगर न्याय की भीख मांग रहे इस देश से, तो इससे ज्यादा गवारा नहीं हो सकता। लेकिन भाइयों,
इस मामले को उठाने के लिए शुरुआत की, और जब पार्लियामेंट चलेगी तब अगर इस मामले को सबसे पहले उठाएगा वो नागौर का ही सांसद है, आपका भाई है, जो आपकी हर बात का ध्यान रखता है, आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा लेके चलता है। बजरी माफिया के खिलाफ जो लड़ाई की शुरुआत हमने की, यहाँ जोधपुर यूनियन के हमारे लोग भी आए हुए हैं। बजरी माफिया के खिलाफ मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर यूनियन पूरी, जो बाबल साहब यहाँ हैं, इनको कि 1 महीने से लगातार ये वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा धन्यवाद दूंगा उमेदराम जी और इनकी टीम को कि लगातार 100 दिन अगर राजस्थान में बजरी के खिलाफ बालोतरा में आंदोलन चला, रिकॉर्ड टूटे, तो बाड़मेर के नौजवानों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा ऊंचा रखा। मैं विश्वास दिलाता हूं समय लग सकता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जिसका पीछा करता है, पीछा बीच में नहीं छोड़ता। ये मेरी एक बुरी आदत कह सकते हो। एक मैं बात नहीं भूलता, एक किसान के दुश्मन को नहीं भूलता, और एक मेरे दोस्त को नहीं भूलता, और बुरे वक्त में जो काम आए उसको मैं कभी नहीं भूलता। ये मेरी 3-4 बुराइयां आप कह सकते हो, इसको अच्छाई भी कह सकते हो, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं इस बार बजरी माफिया का पूरा ऑपरेशन कर दूंगा राजस्थान के अंदर। ये तय है। जिस तरह नदी का स्वरूप बिगाड़ के 20-20 मीटर नदी को खोद दिया, जिस तरह 50 रुपए 100 रुपए टन की बजरी माफिया ने 700-800 रुपए में बेची है। फर्जी रवाना कहाँ का, बजरी कहाँ की, अंडरलोड ओवरलोड, सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर कोई घोटाला है वो बजरी का घोटाला है। हम ईडी दफ्तर का जयपुर में घेराव करेंगे और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पूरी कांग्रेस सरकार गोद में बैठी है, और पहले वसुंधरा की पूरी सरकार बजरी माफिया की गोद में थी। ये तो कहता लोगों को कि मैं राज्यसभा में चला जाऊं, मैं कांग्रेस से लड़ूं, बीजेपी से लड़ूं, मैं शिवना से लड़ूं, शेरगढ़ से लड़ूं या कुंभलगढ़ लड़ूं। बताओ, ये तो अपने आप टिकट खुद ही दे रहा है सब जगह, क्योंकि कुछ लोगों को रोजगार दिया होगा, रोजगार दे के कुछ लोगों ने लोगों के साथ अन्याय करके इसके साथ खड़े हो गए। कैसे कैसे वीडियो डाल रहे हैं बताइए, जातिवाद के वीडियो। अरे हनुमान बेनीवाल जातिवाद थोड़ी कर रहा है इसके अंदर। मैं ये कह रहा हूं बजरी माफिया आज ही ऐलान कर दे कि मैं राजपूत समाज को फ्री बजरी देता हूं, तो मैं मेरा आंदोलन कल ही वापस ले लूंगा। चलो कराओ बजरी माफिया से, कराओ तो राजपूत का ट्रक आएगा वो 40,000 का आएगा, ब्राह्मण का आएगा 40,000 का आएगा। ब्राह्मण का ट्रक पकड़ा जाएगा, एनजीटी 5 लाख की पेनल्टी करेगी। मेघवाल का पकड़ा जाएगा 5 लाख की करेगी। जाट का पकड़ा जाएगा, बिश्नोई का पकड़ा जाएगा 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अरे इसके अंदर कौन सा जातिवाद आ गया भाइयों, ये तो बताओ मुझे। कौन लड़ेगा इस राजस्थान के लिए? सारे अगर गोदी में जाके बैठ गए तो लड़ने वाले भी चाहिए। नारे तो लगाते हैं, पर ये वीरों की धरती है, सूरवीरों की धरती है। कहां गए वो वीर, कहां गए सूरवीर राजस्थान के? एक व्यक्ति है जिसने पार्टी बना के संदेश दिया, मैं लड़ूंगा इस राजस्थान के लिए, चाहे कितना ही बर्बाद हो जाऊं, आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। लड़ाई का परिणाम कुछ भी हो, इस राजस्थान का मान बढ़ाऊंगा। और दिल्ली के अंदर यह चर्चा चली, जब सरदार शहर का चुनाव था, दिल्ली में चर्चा चली कि भाजपा को आसानी से आरएलपी आने नहीं देगी राजस्थान के अंदर, नहीं तो बीजेपी एक तरफा आ रही है। इस बात को अगर थामा किसी ने, रोका, इस तूफान को रोका, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तूफान को रोका। अशोक गहलोत जी कितने विज्ञापन दे दे, तो मैंने भी गहलोत की तरह लगा रखा है ना, कितने ही विज्ञापन दे दे, कितनी रात की बात कर ले, मैं उनसे मांग करूंगा कि अगर असली रात देना चाहते हो तो बजरी का ठेका निरस्त करो, और किसान के खेत में रेत, बजरी, चाइना क्ले, जिप्सम और तेजा पत्थर या लाइम स्टोन निकलता है, तुरंत खनिज नीति में बदलाव करके आदेश करो कि जिस किसान के खेत में बजरी निकलती है वो अपनी माइंस कल ही बनाना चालू करे। यह आदेश राजस्थान की सरकार करे, तब मानेंगे कि अशोक गहलोत रात दे रहा। हम चाहते हैं किस चीज का टोल दे, हम बताओ आप। हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं 2-3 लाख रुपए बोलेरो के, स्कॉर्पियो के, फॉर्च्यूनर के 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए में देने पड़ते हैं। पेट्रोल डीजल पे सेस टैक्स लगता है, डीजल पेट्रोल
अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर आपके यहाँ तो तेल निकलने लग गया। हमारा कितना पैसा गुजरात जब रिफाइंड होने जाता था तेल, कितना रेवेन्यू गुजरात सरकार ले गई राजस्थान का। अगर समय रहते होता तो यहाँ पे रिफाइनरी पहले लगती तो सारा पैसा यहाँ हमारे काम आता। लेकिन भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही है 2014 के बाद, जब मोदी ने सत्ता संभाली, और 14 से 23 आ गया, लेकिन डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है। मोदी जी कौन सी राहत दे रहे हो आप? मैं गहलोत से मांग करूंगा कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के स्टेट ने जिस तरह डीजल पेट्रोल में राहत दिए, आप भी राहत दें और डीजल पेट्रोल 10-15 रुपए सस्ता करें। और मोदी जी, चुनाव आ रहे हैं, आप जो घमंड अभिमान लेकर चल रहे हो देश के अंदर, अभी कर्नाटक आ रहे थे, अग्निपथ की वजह से हिमाचल आपके हाथ से चला गया। वो दिन दूर नहीं जब आप इसी तरह अपने ही एनडीए के साथियों को एक एक करके खाते गए, निकलते गए, किसी के कंधे पे बंदूक रखी, आगे बढ़े, उसको खा गए, फिर आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते आपका कुनबा छोटा हो गया। और वो दिन दूर नहीं जब आप लोग सत्ता के बाहर होंगे। ये तो समय का पहिया है, ये चलता रहता है। ये समय का पहिया कौन चलाता है? आप लोग चलाते हैं। मैं मांग करूंगा राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार से कि पेट्रोल डीजल के अंदर, देखिए बीजेपी तो कुछ बोलेगी नहीं, 4.5 साल हो गए, बीजेपी को भी राजस्थान याद आया, अब ला रहे हल्ला बोल। भीड़ कितनी हो रही है? 250-300 कुर्सियां लगा के मीटिंग करते हैं, 2000, 2500-3000, बोले लाखों लोग आए। आप ये बताओ, हमारे यहाँ कुर्सी थोड़ी लगी है, आप देखिए उधर, मीडिया के भाइयों को भी कहना चाहूंगा, ये लगी 50-60 कुर्सी आगे। ये अपने आप लोग हैं, कुर्सियां लगती तो ठेठ उस पहाड़ तक चले जाते लोग। ये अपने आप लाए लोग हैं, ये कोई लालच से बुलाए लोग नहीं है। ये नरेगा से सीएम की रैली या पीएम की रैली कराने के लिए लाए हुए लोग नहीं है। ये असली किसान है जो बदल देंगे इस राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों। गहलोत जी, अगर राहत देना चाहते हो तो स्टेट हाईवे टोल मुक्त करो। प्रधानमंत्री जी, देश को टोल फ्री नहीं कर सकते हो तो कम से कम प्राइवेट वाहन इस नेशनल हाईवे पे भी फ्री करो। ये मांग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन मंचों से आपसे करती है। भाइयों, हमारे यहां पे ये बजरी माफिया किसी भी ट्रक को जीएसटी नहीं देकर कोई फर्मों को रवाना हुए जीएसटी के बिल बेच रहा है। इसके तो कागज आप तैयार कर लो अभी सारे। अपने रिया, कोलाइत और सब जगह मुकदमे दर्ज कराए थे, यहाँ भी एफआईआर दर्ज कराएंगे। बजरी की दरें कम कराएंगे। जितना इसने खोदा है नदी को, शायद पानी आ गया नदी के अंदर, ऐसा बता रहे हैं, तो जांच बाद में हो जाएगी। लेकिन इसका जितना भी स्टॉक है वो फर्जी है, उस स्टॉक को जब्त कराएंगे। आज इसके आदेश भी कराएंगे, कल सुबह से टीमें भी आएगी, और नहीं आएगी तो राजस्थान को जाम करेंगे। अभी सारी बात अपन इस भाषण के बाद अपना अगला कार्यक्रम होगा। बजरी माफिया को इस बार खाली रैलियां करके छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं, इतना विश्वास आप रखें। लड़ाई लंबी है लेकिन लड़ाई में जीत आपकी होगी, इतना विश्वास मैं आपको धोरी मना बाड़मेर के मेरे भाइयों को दिलाना आपके बीच आया हूं। ये आपका, यह हमारे पेट्रोल डीजल निकलता है। मैं बाड़मेर की रैली के अंदर यहाँ गांव-गांव गया था, टूटी सड़कें, हाल बेहाल, नर्मदा का पानी। हमारे नेता चाहते तो बाड़मेर के प्रत्येक खेत तक पहुंच सकता था। हम प्रयास करेंगे कि नर्मदा का पानी बाड़मेर जिले के प्रत्येक खेत तक पहुंचे, सिंचाई का पानी। इसके लिए जोरदार ढंग से हम लोकसभा के अंदर पैरोकारी कर रहे हैं और आगे भी इस मामले के अंदर करेंगे। कंपनियों का सीएसआर फंड खर्च नहीं हो रहा है, कोई भी कंपनी सीएसआर फंड खर्च नहीं करती। जहां भी कंपनी लगती है तो एमओयू साइन होता है कि उसको अपना जो लाभ होगा उसमें से सीएसआर फंड उस इलाके के अंदर खर्च करेगी। रोड पे, पानी पे, शिक्षा पे, बिजली पे, समग्र विकास के लिए। लेकिन यहाँ गुंडागर्दी चलती है, मंत्रियों के, सांसदों के, विधायकों के साथ कंपनी के लोग मिल जाते हैं और आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। भाइयों, ये हमें
रोजगार मिले। जमीन हमारी, प्रदूषण हम झेल रहे हैं। बाड़मेर में तो आपके गैस, तेल, कोयला भी है बाड़मेर के अंदर, और कितने संसाधन हैं, उसके बावजूद बाड़मेर के जवानों को रोजगार के लिए गुजरात, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, साउथ में जाना पड़ता है। हम मांग करते हैं कि 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये बाहर के लोगों की दादागिरी खत्म हो। इस मामले में पूरा प्रयास हम करें, ये कानून बना के ही दम लेंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बाड़मेर के अंदर एक सिविल एयरपोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं तो प्रयास करूंगा ही, आप बड़े मंत्री जी को भी कहूंगा भाई वो भी जोर लगे, अपना जीता लगा सके। मोबाइल नेटवर्क, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर मोबाइल नेटवर्क की बहुत बड़ी दिक्कत है। पूरा प्रयास करेंगे इस बार पार्लियामेंट के अंदर कि मोबाइल नेटवर्क जो आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, एक जरिया है एक दूसरे को जानने का, आगे बढ़ने का और अवरुद्ध विकास को गति देने का, तो ये नेटवर्क सिस्टम ठीक हो। बीएसएनएल को तो वैसे मोदी जी बेचने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी करेंगे कि बीएसएनएल नहीं बिके और टावर लग के आपको मोबाइल नेटवर्क की पूरी सुविधा मिले। बाड़मेर के अंदर दलितों पर अत्याचार की घटनाएं रोज हो रही है। कल खाजवाड़ा के अंदर देखिए, दुर्भाग्य तो इस बात का है कि पुलिस थाने के सिपाही इन्वॉल्व हो, थानेदार को पता हो, लड़की को थाने के अंदर बुलाया जाता है और थाने के अंदर ये करतूतें की जाती है, तो शर्मसार हो जाती है व्यवस्था। ये खाकी पे दाग है। थाने में बलात्कार हो, एम्बुलेंस में बलात्कार हो, हमें ऐसी पुलिस चाहिए जिसको देखते ही लोगों के मन में आ जाए कि अब पुलिस आ गई, अब चिंता नहीं। पुलिस से चोर बदमाश डरे, यहाँ तो आम आदमी राजस्थान में पुलिस से डर रहा है। थाने में गुंडे बदमाश दारू पीते हैं शाम को, गरीब आदमी थाने जाने से डरता है कि थानेदार कहते 151 बंद कर लो इसको। ये क्या हालात है? पुलिस से गरीब आदमी के अंदर विश्वास, निर्दोष के अंदर विश्वास और अपराधियों में डर, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर बने, कौन बनाएगा? अशोक गहलोत वसुंधरा तो बनाएंगे नहीं। मैं 2009 में कहता था कि वसुंधरा गहलोत मिले में, तब लोग मानते नहीं थे। अब अशोक गहलोत खुद ने ही कह दिया कि मेरी सरकार तो वसुंधरा ने बचाई थी। कहा था कि नहीं कहा था? तो मिले हुए दोनों। मैं तो ये भी कहता हूं कि दोनों कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं दोनों पूरा। जब भी एक दूसरे की तकलीफ होती है, उनको पुरानी दोस्ती याद आता थी कॉलेज वाली। जालौर जिले के अंदर तूफान से जो भारी तबाही हुई, यहां का ग्रेनाइट उद्योग खत्म हो गया। मैंने मांग की थी मुख्यमंत्री जी आप वहां जा रहे हो, ट्वीट किया था, तो कोई न कोई तोहफा दो, आप जा रहे हो, आर्थिक पैकेज दो। खाली पर्यटक की भांति हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे हो और रोज रोज नई ड्रेस पहन के और लोगों को हाथ हिला के विज्ञापन दे रहे हो। इससे पेट थोड़ी भर जाएगा लोगों का। लोगों को अगर राहत देना चाहते हो तो हर इंडस्ट्री का ध्यान रखो। बीजेपी को आपकी चिंता नहीं है। बीजेपी वाले तो अभी सीटों की गिनती करने लग गए। बीजेपी का एक नेता कल मुझे कह रहा था कि फड़ौदी का सट्टा बाजार खुल गया। मैंने कहा ये क्या होता है सट्टा बाजार? बोले फड़ौदी के सट्टे में 125 चले गए हम तो अपना आप। अरे वोट तो पड़ा ही नहीं अभी। बीजेपी वाले तो मान गए कि गुड़ा मलानी 30,000 से जीत गए, बायतू 40,000 से जीत गए, चौटन 35 से जीत गए, शिव में 60,000 की जीत हो गई, खींवसर भी जीत गए 40,000 से, वो भी जीत गए। सारी सीटें 125 से लेके 170 सीट जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। उनको पता है कि लोगों की आदत है एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी। एक रोटी है जिसको एक बार इधर से सेकते हो और एक बार उधर से सेकते हो। अब की बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अगर सबक नहीं सिखा दिया तो मुझे भी दोनों दल याद रखेंगे और इन जवानों को भी याद रखेंगे कि इस बार पाला राजस्थान के जवानों से पड़ा है। भाइयों 75 लाख नए वोट जुड़े हैं। 75 लाख। पहले वाले तो अपने है ही वोट सारे, लड़े कम थे, नहीं तो 20 लाख आ जाते। ये 75 लाख नए जुड़े हैं। 5 साल में हमारा संघर्ष देख लो। स्टेट में, सड़कों पे, दिल्ली में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, ईआरसीपी जो 13 जिले हैं, ईस्टर्न कैनाल, उसको करने की बात हो। जब देश का किसान तकलीफ में था, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के किसानों ने कहा हनुमान जी आप NH 8 को जाम करो,
आप किसान के बेटे हो। भाइयों, मैं चाहता तो मंत्री बन जाता। जब मेरे भाइयों को मैंने तकलीफ में देखा, मैंने कहा मेरे सत्ता छोड़ने से अगर किसानों की जीत होती है तो ये छोटी सत्ता इन्हें चार जाम किया और 70 दिन सड़क पे बैठ के देश के किसान के सम्मान को बढ़ाया। वो नागौर का सांसद था। जब अग्निपथ आया, लोग ये भी कहते हैं, कांग्रेस बीजेपी के लोग, कि हनुमान बेनीवाल तो जवानों को बिगाड़ रहा है। भाइयों, बिगाड़ नहीं रहा हूं, आपकी पैरवी कोई अगर कर रहा है, वो नागौर का सांसद है। जब मोदी ने सेना को ठेके पे दे दिया, कांग्रेस पार्टी नहीं बोली थी। लोकसभा से लेके सड़कों पे और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी कि सेना को ठेके पे नहीं देने देंगे, अग्निपथ को वापिस लो, नहीं तो हम दिल्ली की ओर आ रहे हैं। ये काम कोई कर सकता है? ये आपका भाई कर सकता है। वो जज्बा और वो ताकत किसी के अंदर है, वो आपके आशीर्वाद से दी हुई ताकत मेरे अंदर है। मेरे से पहले नेता बहुत बड़े बड़े हुए थे। यहाँ के नेता कौन से कम बड़े हुए? बहुत नेता मंत्री रहे बाड़मेर के, नागौर के तो पूरे जीवन मंत्री रहे, लेकिन वो मंत्री रहे थे, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने भी नहीं और मांग भी नहीं करी। हाँ, दूसरे का झंडा उठाने का उनको शौक है। वो दूसरों को मुख्यमंत्री बनाने की बात जरूर करता है, खुद कभी बात नहीं करी उन लोगों ने। काम पड़ा, जब काम निकाल लिया और काम निकला और सब एक हो गए रात को भाजपा कांग्रेस। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाड़मेर ही नहीं, पूरे राजस्थान में पिछली बार किस तरह मैंने मेरे लोगों का ध्यान रखा था, हर वर्ग का ध्यान रखा था। नई पार्टी थी, संसाधन नहीं थे, वो कमी तो हमारे पास आज भी है, लेकिन अब की बार जज्बा और जवानों का जोश इतना है कि जोश से ही हम सत्ता के करीब पहुंच जाएंगे। भाइयों, 2018 का चुनाव का रिजल्ट आप देखोगे, बहुत बड़ा वोट तीसरे मोर्चे को मिला था। 1,39,00,000 कांग्रेस, 1,36,37 बीजेपी और 80 लाख वोट तीसरे मोर्चे की पार्टियों को मिला था। 80 लाख वोट। ये सोचिए, वो 2018 था, ये 2023 है। नए मतदाता कितने बड़े हैं? जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के जवानों ने इस बार कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान की ठान ली है। जवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेगा और मेरी माताएं बहनें इस बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके इस राजस्थान से भ्रष्टाचार और अपराध का खात्मा करेगी। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं कि किसी नारी की चीख, अबला की पुकार नहीं हो। कोई नारी अबला ये नहीं कहे कि मेरे साथ जिन्होंने कृत्य वाले लोगों को सजा दो। ऐसा राजस्थान हो, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे अकेली भी सड़क पे निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, वो ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही है। ऐसा कानून का खौफ राजस्थान के अंदर होना चाहिए। और वो कानून का खौफ जब होगा, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप सत्ता के अंदर लेके आओगे। भाइयों, अभी बजरी माफिया के बाद हमें टोल की लड़ाई भी लड़नी है। हमें जवानों को रोजगार की बात भी करनी है। 4 लाख जो खाली पद पड़े हैं, जो वादा किया था, किसान कर्ज माफी का जो वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और बीजेपी ने भी वादा किया था। बीजेपी बार बार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो बीजेपी को मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के स्टेट के अंदर और दिल्ली में मोदी जी है, आधा पैसा वो कर दे माफ और आधा कांग्रेस वाले कर दे, मिलके कर लो ना, पूरा एक रह के 11 हो जाएंगे। बात करना, जांच देखिए आप, कहां जांचें हो रही बताओ मुझे। कितने पेपर लीक हो गए? कटारा को पकड़ लिया। अरे भाई, कटारा को तो पकड़ लिया, लेकिन कटार तो 19 तारीख तक तो थानेदार के एग्जाम के इंटरव्यू ले रहा था। तो ये भी एग्जाम फर्जी हो गया आपका। बताओ मुझे, सारा रद्द करो सारी भर्तियां। वसुंधरा के समय की रद्द करी, अब की भर्तियां रद्द करो। और रद्द करने के साथ साथ ईडी आ रही है, पूछताछ कर रही है। एक आध मामला सीबीआई को दो, सरकार के पास तो पावर है, गवर्नर रिकमेंड कर दे, एक इतिहास बन जाएगा नया। राज्यपाल सीबीआई को सौंप दे केस, कौन मना कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं दे रही है, गवर्नर के पास इतनी शक्तियां हैं, वो लिख दें कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो सरकार बर्खास्त भी हो सकती है। सरकार बर्खास्त हुई है इस देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने कई सरकारों को बर्खास्त किया, बीजेपी ने किया, कई सरकारें उलट पलट हुई। एमपी में किसकी सरकार थी, किसकी बन गई, महाराष्ट्र में कौन आया था, कौन मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन आपके लिए कोई शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।
भाषणों से काम चलाना है, सत्ता में कैसे आए? कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा भी नहीं है, ये तो लड़ रहे हैं आपस के अंदर। देखिए रोज इनका मानेसर से लेके जो एक खेल देखिए, होटलों के अंदर सरकार, हर कोई लूट खसोट के अंदर लगा हुआ है, हर विधायक मंत्री कंपटीशन में लगा हुआ है। बजरीवाड़ा लिफाफा अलग से दे देता है, कोई और माफिया दे देगा, डिप्टी एसडीएम अपने लगा लिए, मिलजुल के खा रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे गहलोत जी बैठे, मानगढ़ और दूसरी जगह प्रधानमंत्री के मैंने कार्यक्रम देखे तो अशोक गहलोत को आधा आधा घंटा अलग लेके बात करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हो भाई, बताओ मुझे। क्या आपने अशोक गहलोत को आशीर्वाद दिया? क्या बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे दिया? फिर हमें क्यों लड़ा रहे हो राजस्थान के अंदर? ये जुमले नहीं है, ये हकीकत बातें हैं। कई मंत्रियों के नाम सीएम कहते हैं कि एक मंत्री जिसका नाम आ रहा है किसी कौन सी उसमें कोऑपरेटिव उसके अंदर है, संजीवनी के अंदर, मुख्यमंत्री खुद ही ट्वीट करते हैं, अरे मुख्यमंत्री जी आपके पास तो पूरी ताकत है, ट्वीट क्यों कर रहे हो? गिरफ्तार कर लो उसके। और अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते हो तो आरोप लगाना बंद कर दो, या तो आप झूठे हो और यह अगला झूठा है। एक बात तो है कि इसमें झूठ कहां पे है। मुख्यमंत्री को कभी किसी पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं विधानसभा के अंदर था, वसुंधरा ने मुझे कहा आप तो आपराधिक प्रवृत्ति के हो। मैंने कहा मैडम मैं आपराधिक प्रवृत्ति का हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लो, और अगर आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती तो आप मेरे सीट पे आ जाओ, मुझे वहां भेज दो, अभी 1 मिनट में यही गिरफ्तार कर लेता हूं आपको विधानसभा के अंदर। तो मुख्यमंत्री होता। अब ये बताओ, मुख्यमंत्री आरोप लगाए, अरे आरोप, फिर हम क्या करेंगे? एक कलम की ताकत हमारे पास नहीं है, हमें चाहिए कलम की ताकत। जनता की ताकत है। जन आंदोलनों से हमने हमेशा सरकारों को झुकाया। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो, चाहे बाड़मेर की, चाहे जालोर का, इंदर मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे दूसरे खाजूवाड़ा का मामला हो। मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा। मनोहर राजपुरोहित का मामला हो, चाहे कमलेश प्रजापत का मामला हो, चाहे किसी राजपूत भाई पे संकट आया, दूसरी जाति पे संकट आया, हनुमान बेनीवाल पहला नेता है जो सबसे पहले आवाज उठाता है, सर्व समाज को साथ लेके चलूंगा और सर्व समाज को साथ लेके ही सत्ता की ओर कोई चल सकता है। और भाइयों, मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने लोकसभा के अंदर गठबंधन करा दिया था जातियों का वापिस। मैं तो नहीं बिगाड़ रहा हूं, मैं तो किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं किसी सामंत के खिलाफ बोलूं, किसी राजा के खिलाफ बोलूं, किसी जागीरदार या सामंती आदमी के खिलाफ बोलूं तो समाज के खिलाफ थोड़ा ही हुआ। उस समय तो सामंतवाद सब जगह था। उस समय तो सारे समाजों के लोग क्या काम करते थे आप भी जानते हो। राजा तो गिने चुने होंगे, राजाओं की खिलाफत पहले भी की थी, आगे भी करेंगे। और जो बदमाशी करेगा, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, बदमाश की जगह हनुमान बेनीवाल के यहाँ पे नहीं है। और ये दिमाग से निकाल लें कि हनुमान को कोई डरा देगा। अगर किसी के पेट में दर्द है वो टेबलेट ले ले, उससे पेट ठीक हो जाएगा। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहता राजस्थान के अंदर। मैं हमेशा भाईचारा चाहता हूँ। आपको याद है मेरी गाड़ी पे अटैक किया था, भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर। मैंने कभी आपको नहीं कहा कि किसी दूसरे की गाड़ी का शीशा फोड़ो, बोला क्या कभी? बोलूंगा भी नहीं। यही कहता हूं, हम सबको मिलजुल के चलना है। सारे समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं होते और सारा समाज 100% साथ नहीं होता। मेरे खिलाफ मेरे ही समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे, एमएलए के अंदर 5-5, 7-7 लड़ते हैं, एमपी में लड़ते हैं, यहाँ भी लड़ते हैं, आगे भी लड़ते हैं। दूसरे समाजों के लोग भी अपने आमने सामने जहाँ जहाँ जिन समाजों की संख्या होती है वो समाज लड़ते हैं चुनाव। लेकिन उस बात को, हर बात को अपन जातिवाद से जोड़ के देखें। और आजकल क्या एक प्रचार का जरिया हो गया सोशल मीडिया, हल्की भाषा बोल लो और बाद में कमरे में जाके पैर पकड़ लो। ये धंधा कर लिया लोगों ने। पहले तो बकवास कर लो, पॉपुलरिटी मिल जाए, फिर रात को जाके पैर पकड़ लो और ये कह दो कि साहब रिकॉर्डिंग मत करना, गलती हो गई मेरी, मैंने गोबर खा लिया। अब क्या करो बताओ? लोगों का माफ करना पड़ता है, क्या करोगे? मार थोड़ी सकते हैं किसी को। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर ये तो एक भद्दा मजाक है। ओबीसी आरक्षण का मामला आप देखिए, आपके लोग जोर जोर से ओबीसी आरक्षण के लिए कह रहे थे कि हमने कर दिया, वो कर दिया। अरे जब ओबीसी को आरक्षण मिला था, ओबीसी में जाटों को, तब आप लोग कहाँ थे? तब तो अशोक गहलोत के साथ थे। तब तो आप ये कह रहे थे कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तब तो हनुमान बेनीवाल जैसे लोग थे
जो प्रदेश के अंदर लड़ रहे थे कि जाट समाज को आरक्षण मिले, विश्नोई समाज को आरक्षण मिले, कायम खानी को मिले, दिल्ली में जाटों को 9 प्रदेश के जो बचे हुए जाटों को मिले, विश्नोई सिद्ध कायम खानी को दिल्ली में भी आरक्षण मिले, ये मामले उठाने वाले तो हम लोग ही हैं। ओबीसी की विसंगति के नाम से 100, 500, 1000 बच्चों को गुमराह करके क्या संदेश देना चाहते हो? और कहां परिपत्र रद्द हो गया? परिपत्र रद्द हुआ तो नहीं। ये देखिए सारी सारी भर्तियां किस तरह निकल रही है। आपको खाली बातों से, जुमलों से, हाँ ये सही बात है, 10-15 लोगों को तो रोजगार देना ही पड़ेगा, क्योंकि आदमी साथ भी तो चाहिए ना। नेताजी को 20-30 आदमियों की फौज भी चाहिए, कोई अटैक कर दे फिर वो अगर उनको रोजगार नहीं दे तो पाड़ा बदल लेंगे। वो उन लोगों को जरूर ये काम कर रहे हैं, अपने परिवार का काम कर रहे हैं, अपने साथ जो बैठे हैं उन 2, 5, 10, 15 लोगों का काम कर रहे हैं। आपका काम कोई नहीं कर रहा है। आपका काम अगर करते तो पता नहीं आप कहां पे होते। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे ओबीसी के भाइयों को, विसंगतियां खत्म कराएंगे। और ये आजकल तो ये बातें कोई हवा में नहीं होती, हर बात सुनते हो। मैंने लोकसभा के अंदर ये मामला उठाया कि मैं उस प्रदेश से आता हूं जिस प्रदेश में जाट, मेघवाल, मीणा, गुजर, यादव, मुसलमान सबसे ज्यादा संख्या के अंदर है, और हमारा एक भी हाईकोर्ट जज नहीं है। ये बात लोकसभा में कोई बोल सकता है क्या? हनुमान बेनीवाल ने बार बार मामला उठाया, एक मीणा हाईकोर्ट के जज बने और एक मुसलमान भी हाईकोर्ट के जज बने। ये हनुमान बेनीवाल ही है जो उस बात को उस मंच पर रख सकता है जहां आवश्यकता हो। अब लोग छोटी सी बात पर तो यहाँ भाषण दे देते हैं, और विधानसभा होती है, लोकसभा होती है, वहाँ उनकी गिगी बन जाती है। कभी किसी को पॉलिटिकल पापा कह देते हैं, कभी किसी को। ऐसे थोड़ी होता है, एक ही होता है पिताजी, एक ही होता है जिसके घर उसका जन्म होता है। 2 पापा नहीं होते किसी के। कहते पॉलिटिकल पापा, हमने तो नहीं सुना भाई पॉलिटिकल पापा। 15-20 लोगों को पता नहीं क्या अपने राजस्थान में जोश आ रखा है कि गहलोत हमारे पॉलिटिकल पापा, ऐसे कहते हैं लोग, कहते हैं। तो बयान मिल जाएंगे आपको पुराने कहीं ना कहीं। और अब एकदम से कह दिए तो ठीक नहीं है, फिर रात को ठीक हो गए, अब ठीक नहीं है। उनके हिसाब से चले जब ठीक, और हिसाब से नहीं चले तो नहीं ठीक। तो भाइयों, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और थर्ड फोर्स से जो भी है, हम मिलकर प्रयास करेंगे कि हम मिलजुल के इस बार काम करें। कोविड काल के अंदर हमारी जो यूटीबी की बहनें थी, आंगनबाड़ी की हमारी बहनें, किस तरह जान पे खेल के इन लोगों ने कोरोना के अंदर, जब लोगों ने अपने परिवारों को छोड़ दिया था, एक कोविड पॉजिटिव अगर खत्म हो गया, घर वाले कहते हैं जल्दी से जाके इसका अंतिम संस्कार करो, हमारे कोरोना फैल जाएगा। तब ये बच्चे काम कर रहे थे, आंगनबाड़ी की बहनें काम कर रही थी कोरोना वॉरियर के रूप में। उन तमाम लोगों को परमानेंट करना चाहिए। मैं लोकसभा के अंदर भी मामला उठाया, इनका मानदेय बढ़ाओ, इनको परमानेंट करो। और जितने भी संविदा कर्मी राजस्थान के अंदर, गहलोत जी वैसे ही आप कलम लेके चल रहे हो, बजट की परवाह भी नहीं करो, कर दो घोषणाएं, होती रहेगी पालना। अपना घोषणा करने में क्या जा रहा है? नहीं होगी तो पालना हम करा देंगे बाद में। एक बार इन बहनों को भी आशीर्वाद दे दो, राखी आ रही सामने, दे दो इनको परमानेंट कराओ। दिल्ली से हम कराएंगे आपकी मदद। ये मैं आंगनबाड़ी की मेरी बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपने बहुत बड़ी लड़ाई कोरोना काल के अंदर लड़ी थी। ये एक तो लूट मची हुई है सड़कों पे, आप ये देखिए किस तरह आरटीओ, अगर कोई आदमी पुलिस थाने से, आजकल पुलिस में फिर भी थोड़ी समझदारी बढ़ी है, ये समझते हैं ना कि साला सबसे पहले नंबर पुलिस का ही आता है, अपने क्या करना, सो जाओ, निकलता तो निकलने दो। तो आरटीओ वाले लठ लेके खड़े रहते हैं, 5-5, 10, मैं तो कईयों को पकड़ता हूँ सड़क पे, भाग जाते हैं खेतों के अंदर, गाड़ियाँ आती है जब। क्या कर रहे हो? 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। गुजरात में भी ऐसा ही भ्रष्टाचार है। मैंने कहा गृह मंत्री जी को, मैंने कहा गृह मंत्री जी गुजरात तो बहुत भ्रष्ट है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे सामने 200 रुपये ले रहा था, आगे की गाड़ी चलते चलते 200 रुपये ले लिया इंस्पेक्टर ने। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा ही हो रहा है। कहने को तो शराबबंदी गुजरात के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा दारू जाती है गुजरात में, जाती कि नहीं जाती है? इस रास्ते से निकलती है हरियाणा, राजस्थान और ऐसे। ये दारू कौन लाया? मैं थोड़ी लाया था, मैं तो टेस्ट भी नहीं किया कभी। मेरे जैसा काम मिलेगा व्यक्ति आपको बताओ, जो पूरी जवानी बिता दी आपके बीच। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम अगर सत्ता के नजदीक आए, ये चोट वसूली का धंधा बंद करा देंगे। कोई चोट वसूली नहीं होगी किसी ट्रक और किसी गाड़ी से या किसी से। पुलिस थाने बने और अपने आप कर लेंगे व्यवस्था चेकिंग करनी। क्या जगह जगह दुकानें खोल रखी है, हर जगह बॉर्डर पे अलग दुकान। मैंने देखा था कि एसपी था जालोर का, कोरोना के अंदर
वो तो लोगों को इधर उधर निकालने के पैसे खा जाता था, उसको हटवाया था मैंने। जालोर का एक एसपी था, बदमाश था बहुत ज़्यादा। तो भाइयों, इसको कौन ठीक करेगा? ठीक करने के लिए अब कोई तेजा जी अवतार नहीं लेंगे, अब कोई लोक देवता नहीं आएंगे। आपको वोट की ताकत से ठीक करना है कि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार आपको दिलाया, उनको याद करना है आपको। देखिए, वोट का अधिकार नहीं मिलता। वोट का अधिकार किसी ने दिलाया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वोट का अधिकार आम आदमी को दिलाया। नहीं तो ये बात चली थी कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही वोट डाले, वोट कौन दे? जब देश आजाद हुआ था, गुलामी में थे, तब ये बात चली कि वोट कौन लोग डालेंगे। तो ये बात थी कि वोट तो पढ़े लिखे लोग डालें। पढ़े लिखे लोग कहाँ थे? गुलाम भारत के अंदर आपको पता है क्या परिस्थितियां थी। तो उन्होंने कहा जब भारत गुलाम है, ये आजाद हुआ है, वोट का अधिकार सबको मिले। तो सबको वोट का अधिकार मिला, इसलिए तो नेता आ रहे गली गली गांव गांव। अगर वोट का अधिकार खाली पढ़े लिखों को मिलता तो गांव में नेता दिखता ही नहीं आपको। और ये मुझे भी धन्यवाद दो कि मैंने नेताओं को गली गली घूमना सिखाया। आते ही नहीं थे नेता, ऑटोग्राफ लेने के लिए मिलते थे कभी कभी, या सेल्फी तो थी नहीं उस जमाने के अंदर, बातें चलती थी। मैं जयपुर गया और बटर फलका खाया और फलाना। कौन से फलके किसके खाए? घर भी जानते थे क्या कौन सा घर? झूठ चलती थी गांव में। एक झूठा होता था, वो झूठा गांव की बाहर जयपुर की बात बताता था कि इलाके की पूरी। मैं गया फलान जी साहब कने और गर्मा गर्म फलका आप कने बैठ रहे, हाथू खोया। अरे मैं क्यों भाई, आपका लुगाई टाबरन कौन खोया था ना, क्या फलका खोया दिया बताओ? वो झूठ चलती थी। अब वो झूठ नहीं चल सकती। अब तो एक एक चीज आप तो देखो, सबसे ज्यादा मुझे चिंता रहती है, मेरी रिकॉर्डिंग तो रोज ही करते रहते हो आप। मैं क्या थोड़ा हाइपर हो जाता हूँ? इतने में लगा मुझे तो ये भी चिंता रहती, गाड़ी में बात करूँ नहीं करूँ, पीछे रिकॉर्डिंग चालू रखते हैं छोरे। तो थोड़ा रिकॉर्डिंग का भी ध्यान रखो, हर बात को रिकॉर्ड मत करो आप लोग, ठीक है ना? कोई काम की बात हो उसको ही रिकॉर्ड करो, और हर बात को रिकॉर्ड करने से कोई फायदा भी नहीं भाइयों। मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग पे रोक लगा देगी सरकार, ज्यादा करोगे तो यही होगा लास्ट के अंदर। अब जो हमारा यहाँ पे आज जो प्रमुख लोग, मैं आप सबको बधाई दूंगा इस कार्यक्रम के अंदर आके। आपने कार्यक्रम के 4 चांद लगाए। आज की जो दुर्घटना थी उससे हम लोग मायूस हैं। उन आत्माओं की शांति के लिए तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन आत्माओं को शांति मिले। जितना हमारी तरफ से होगा, सरकार से भी बात करेंगे, हम लोग भी बात करके जितना एक बार परिवारों से बात होने के बाद जितना हम मदद उनकी कर सकते हैं। जाने के बाद वापस तो कोई व्यक्ति आता नहीं, आर्थिक रूप से दूसरे रूप से जो भी मदद हमारी तरफ से बन पड़ेगी, हम पूरी मदद, ये दुर्घटना के अंदर जो जिनकी मौत हुई है, जो इंजर्ड हुए, पूरी मदद हमारी तरफ से हम करेंगे। मैं आपको एश्योर करके जा रहा हूँ। आपको मेरे चेहरे पे भी दिख रहा होगा कि मैं थोड़ा सुस्त नजर आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ? वो वजह यही वजह, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जो होनी है योग है, उसको कोई टाल नहीं सकता, होनी तो होकर ही रहेगी। योग जो बनता है वो तो बन के ही रहेगा। अब गलती किसकी रहती किसकी नहीं रहती, बाद की बातें होती, कौन गलत था कौन सही था। लेकिन मैंने एक संदेश आपको दिया, अगर मुझे अपना भाई मानते हो तो आज से तय करें कि हम तेज वाहन नहीं चलाएंगे, नशा करके तो वाहन बिल्कुल ही नहीं चलाएंगे, नशा करेंगे ही नहीं। और मान लो ज़्यादा मन में भी आ जाए तो 2 पैक पी के पड़ जाओ कहीं पे, कोई जरूरी है क्या रोड पे घूमना? कौन कह रहा तुम लोगों को? क्यों मार रहे हो माँ बाप को, बेचारों को? क्यों परिवार को खराब कर रहे हो? ये सरकार तो शराबबंदी करेगी नहीं। यहाँ पे आपको पता है शराब से 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है राजस्थान की सरकार को। किसान की फ्री बिजली की हमने बात करी, हमने जब टेबल टॉक हुई तो कहा साहब रेवेन्यू कहाँ से आएगा? आ जाएगा ना रेवेन्यू, 10-11 हजार करोड़ रुपए की फ्री बिजली की बात आप कर दो किसानों की, 25,000 करोड़ दारू से आप कमा रहे हो, करो टोल माफ, पैसा ले रहे हो पेट्रोल डीजल से, क्यों नहीं होगा? सारा काम हो सकता है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आयोजकों को और मंचासीन हमारे बीच जो MIM हमारे ओवैसी जी की पार्टी के अध्यक्ष कमरुद्दीन जी सिंधी साहब, भाई उमेदाराम जी, सत्ताराम जी देवासी, हरदाराम जी चौधरी, वैसे तो ये मेरे से बहुत पहले से ज्वाइन कर रखे हैं, आज वापस बहुत मजबूत है हरदाराम जी। देखिए इस के अंदर भी पूरे जोश के साथ हमेशा मेरा साथ देते रहते हैं। ताजा राम जी सियाग, भाई गोवर्धन राम जी ढाका, पूरा राम जी मंडा, गजेंद्र चौधरी, जालाराम पालिया, लक्ष्मण साईं जी उपप्रधान हमारे शेरगढ़, गेमर राम जी मेघवाल,
चोटन, पूराराम मंडा, थान सिंह राजपुरोहित, जयराम जी कुलदीप पूर्व प्रधान, कंवरा राम जी, अभी जाओ मत, रुक जाओ एक बार, अभी तो आगे क्या करना है वो तो अभी तो तय करना है। जोगाराम जी डूडी, लक्ष्मीर खान साहब समेजा, कहाँ चले गए लक्ष्मीर साहब, भाषण वाग नहीं वहां। भाई राजू राम खोजा हमारे प्रधान बावड़ी के, रोहित गुजर पार्टी के प्रवक्ता, जिला अध्यक्ष अलग अलग हो जाओ, महेंद्र जी सीकर से, तेजवीर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटे भाई मेरे दिलसुख जी चौधरी, कह ही रहता हूं, माधोराम जी पाली के जिला अध्यक्ष कौन कौन है भाई और सुतार साहब, आपका भाषण हो गया बढ़िया, पुखराज जी का दोनों का हो गया, कोई नाम लेना भूल तो नहीं गया। अनिल बारूपाल जाइल से रजत पदक विजेता थे, कांग्रेस से थोड़े वोटों से हार गए थे, बीजेपी को थर्ड धकेल दिया था पिछली बार, बायतू की तरह थी जाइल। पृथ्वी मेघवाल नौजवान नेता, अरे कोई बता दो मुझे, मैं मिस हो जाऊंगा, है ना। डॉक्टर साहब पूनमाराम जी, सरपंच साहब हमारे सारंग साहब है, खियाराम जी, प्रेमाराम जी भादू, हरिराम जाजड़ा कहाँ चले गए, जाजड़ा साहब खड़े रहो तो बैठे क्यों आप लोग। हरिराम जी जाजड़ा जो आज मेन आयोजक ये टीम है सारी, भाई चेनाराम बालोत्रा, इधर राम राम करो, आगे आगे जानेंगे कैसे लोग तुम लोग। विकास पचार सीकर से, दीपाराम जी हुड्डा, सुभाष का नाम नहीं लूंगा मैं, ये बाहुबली है। सुभाष जो अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ा, कर भाई राम राम सबसे। हाँ, अभी सब हो गया है ना, है? हमारे जोधपुर के जिला अध्यक्ष रामदीन जी, खाने का अरेंजमेंट तो यही करते हैं। हाँ, विजय सिंह जी गुरलिया ने ले लिया था मैं विजय सिंह का नाम, रघुनाथ जी कड़वासरा, और अपना वो भाई तो ओम काकड़, पर्वत जी पटेल, कालू जी कहाँ है चौधरी साहब, कालू जी खड़ा हो, कालू जी ध्यान रखिए, जो वसुंधरा जी देख लिया ले जाए भी ध्यान है, बहुत मजबूत आदमी होता है, वो प्रधान जी है ना। अरे हेलीकॉप्टर ले जाए वाली मैडम देख लिया था, रमा जमा करो एक बार बेटे, मारू मत करो बाउंड लोग मैडम ढूंढ रही है मजबूत लोग कहाँ कहाँ है। इस जमीन के जो मालिक जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल रैली करने के लिए हमें दी, गणेश राम जी मेघवाल, कहाँ है गणेश राम जी, तो लाओ गणेश राम जी को। ये क्या लिखा, ये हाजी साहब की जो मांग थी सिंधी मुस्लिम समाज का बोर्ड के गठन की, तो बोर्ड के गठन की बिल्कुल मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, आप निश्चिंत रहें, हम ज्ञापन के अंदर भी भेजेंगे। एक चूंकि चुनावी साल है, अपने को सारे काम एक साथ ही करने पड़ेंगे, हल्ला बोल भी करना है, सरकार को झुकाना है, साधन संसाधन भी खुद ही इकट्ठे करने हैं। आप जानते हो सारे लोग कि अगर मेरे पास साधन संसाधन होते तो ईडी मेरे घर नहीं आ जाती क्या, बाड़मेर तक तो सही सुना, ईडी आई थी कहीं, बाड़मेर में आई थी क्या ईडी, एक जगह कोई आई थी ना ईडी बाड़मेर कहीं, नहीं आई तो अब आ जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हो। एक मिनट भाइयों, जो आपने सहयोग आशीर्वाद दिया और मजबूती से मेरे साथ हमेशा सुख दुख के अंदर आप खड़े रहे, पिछली बार से ज्यादा ताकत से हमें इस बार लड़ाई लड़नी है। और विशेषकर नौजवानों को अपना अपना फोन निकालो सारे, बार बार थोड़ी मैं आऊंगा यहाँ कहने के लिए, अपना पार्टी का मिस कॉल वो भी करो, स्वच्छता अभियान भी, जिसको और तेजी से चलाना, 1 जुलाई के बाद और तेजी से चलाना, अभी भी आज ही चालू करो।
77328 मिस कॉल करो। 77-328 मिस कॉल करना है, कॉल मत करना पूरा, कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। 77-328 328 और फिर 77-328 77328 77328। जिस तरह रैलियों का रिकॉर्ड आपने बनाया, स्वच्छता अभियान के अंदर भी साथ साथ चलेंगे, रैलियां भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, लोगों का ध्यान भी रखेंगे, और जो हमारे दलित, पिछड़े, शोषित तबका है उसका ध्यान बड़े भाई के रूप में रखेंगे। सारे समाजों को साथ लेकर चलेंगे। जातीय जेल को भी खत्म करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर कोई बदमाशी करा उसको समझाओ, और वैसे नहीं समझता तो फिर कानून अपने आप समझाता था, आप जानते हो, सारी समझा दोगे आप आपस के अंदर। सारे लोग इस स्वच्छता अभियान को भी गति हमें देनी है। 15 अगस्त तक इस कार्यक्रम को हम चलाएंगे। उसके बाद हमारी जो कार्यकारिणी है उसका वापिस अपन गठन करेंगे। पुखराज जी प्रदेश अध्यक्ष जिसके थे लंबे समय तक, हम सब आपकी राय से मिलके उन नौजवानों को और उन सबको ज्यादा मौका दूंगा जो सबसे ज्यादा काम करेगा। इस बार सारे वही लोग राजस्थान में नजर आएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप सबने ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया, अब क्या करना आगे बताओ। उसके लिए तो समझ धोरी मन्ना, बाड़मेर, गुड़ामलानी, चोटन, तमाम जिला और राजस्थान के कोने कोने जो नौजवान आए उन सबको धन्यवाद। मीडिया के मेरे भाइयों को धन्यवाद। हमारे जो पुलिस प्रशासन, तमाम जो लोग थे जिन्होंने कोऑपरेट किया, सहयोग किया, उन सबको धन्यवाद। हम किसी खिलाफ नहीं है, हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं, कोई जाति के खिलाफ नहीं। हम व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि थाने तहसील के अंदर गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, बाबा चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल चाहता है। ये व्यवस्था निश्चित रूप से वोट की चोट से होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली हिल गई है, राजस्थान हिल गया। थोड़ी हिम्मत रखना, सारे नेता इधर उधर भाग जाएंगे, सिर्फ आप लोग ही नजर आओगे। और इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, जब मैंने 25 साल में आपको धोखा नहीं दिया, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। सत्ता के सिंहासन का रास्ता मेरे भाइयों को मैंने दिखाया है। सत्ता के सिंहासन पे आपका राज आएगा, फिर न अपराध होगा, न भ्रष्टाचार होगा, रोजगार की गारंटी होगी, और कोई किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करेगा। किसी अबला को चीखने और पुकार की आवश्यकता नहीं होगी। किसी किसान के अतिवृष्टि ओलावृष्टि हो जाए या फसल बीमा वाला लुटेरा प्रीमियम भर के भाग जाए, उसको सरकार की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। जो हमारा ज्ञापन था वो पढ़ के सुना दिया ना, ज्ञापन तो सुना दिया ना पढ़ के पूरा, तो सुना तो एक मिनट क्या ज्ञापन है, कहाँ है ला कागज थे, कहाँ ज्ञापन ला भाई एक बार। आज जो हमारा ज्ञापन है, 1 मिनट ज्ञापन कर लूंगा मैं। इसके अंदर जो हमारे प्रमुख आज अल्लाह बोल बजरी का था, बजरी की दरों को कम करने के साथ साथ बजरी का ठेका निरस्त करें, पूरा ठेका खत्म करो इसका बजरी का, और आम आदमी को बजरी की माइंस लीज दें। ये हमारी प्रमुख मांग है। ये नहीं, ये दो ना, बजरी की दरें, बजरी का ठेका निरस्त करके 50 रुपए 100 रुपए टन बजरी मिले पूरे राजस्थान के लोगों को। क्योंकि बजरी का ठेका जैसे ही निरस्त होगा तो उसमें जब लिखा जाएगा तो इतिहास में लिखा जाएगा कि बाड़मेर के बालोतरा से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, धोरी मन्ना की हुंकार ललकार के बाद बजरी माफिया भाग छूटा और किसानों की जीत हुई। आपका लिखा जाएगा। बजरी के लीज धारकों को ट्रैक्टर, ये तो सारा हो जाएगा साथ ही, चिंता क्यों कर रहे हैं आप। जितनी भी रसीदें, जितनी भी गलत रसीदें आपको दी है, सारी इकट्ठी, एक व्यक्ति सारी रसीदें इकट्ठी कर लो, सारी की सारी। अरे भाई रसीदें इकट्ठी कर लो सारी की सारी, वो सारा हम मुकदमा दर्ज कराएंगे उन बदमाशों के खिलाफ। नदी में जो गड़बड़ी करी है वो मैंने बताई दी आपको सारी। ड्रोन से सर्वे, विजिलेंस की टीमें आ जाएगी, और कल से ही बजरी माफिया के खिलाफ अवैध नाके जो भी लगा रखे बाड़मेर जिले के अंदर, चाहे उसमें कोई मंत्री पार्टनर हो चाहे संतरी हो, वो सब भाग जाएंगे। आपका राज सुबह से नजर आएगा कि लोकतंत्र जिंदा है राजस्थान के अंदर। ये हम बजरी माफिया के खिलाफ करेंगे। कुछ जो बाड़मेर के स्थानीय मुद्दे थे उनको भी हमने इस ज्ञापन में रखा है। जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एजेंडा है, कर्ज मुक्त किसान राजस्थान के अंदर, फ्री बिजली, ये हमारा पार्टी का गठन जब हुआ था, मजबूत लोकायुक्त बने,
ताकि भ्रष्टाचार का खात्मा हो राजस्थान के अंदर। सभी राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त किया जाए। फसल बीमा क्लेम जो नहीं मिल रहा है वो मिले। रिक्त पड़े पद भरे जाए। पेट्रोल डीजल की दरें कम करें। लंपी स्किन बीमारी से, एक मिनट सुने, लंपी स्किन बीमारी से जो गौ माता काल कवलित हो गई उनको पैसा अगर नहीं मिला है तो हम चाहते हैं पुणे वापस एक बार इनका सर्वे करा के तमाम लोगों को, लंपी प्रभावित लोगों को राज्य सरकार, दिल्ली की सरकार मुआवजा दें। 40,000 या 30,000 जो भी मुआवजा मिलता है वो मुआवजा हम दिलाएंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं ये काम हम करेंगे। ये बड़े टावर जो लगते हैं खेतों के अंदर, हाई टेंशन और EHT एक्स्ट्रा और EHT का जो टावर लगता है, बड़ी लाइन है, इसमें 2 टावर अगर किसी के खेत से निकल गए तो उसकी 4-5 बीघा जमीन खत्म हो गई, उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसके मुआवजे की घोषणा भी सरकार से हम कराएंगे कि जिस किसान के खेत से हाई टेंशन लाइन जा रही है उसको मुआवजा मिले। भारतमाला यहाँ से चली गई, हमारी DLC की दरें कम थी, पैसा कम मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सरकार दिल्ली को तो हमने राजी कर लिया। हम चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार मिलके भारतमाला का जो मुआवजा कम मिला किसानों को, DLC की दरें बढ़ा के पंजाब हरियाणा की तर्ज पे राजस्थान के किसानों को भी भारतमाला का पूरा मुआवजा मिले। ये भी बात पुरजोर तरीके से हम इसके अंदर रख रहे हैं। बाड़मेर की रिफाइनरी, RGT व नागाना में कार्यरत कंपनियों में 80% लोगों को रोजगार मिले। बाड़मेर जिले में कार्यरत कंपनियों में CSR फंड खर्च हो, नर्मदा नहर का पानी जिले के अंदर आए। कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा सुरक्षा बीमा के नाम पर काटे जा रहे प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन की जाए। जिले के प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की जाए। एक मिनट ले रहा हूँ। सीमा क्षेत्र विकास कार्य बजट बढ़ाने प्रस्ताव तत्काल भारत सरकार को भेजा जाए। बाकासर में नमक रिफाइनरी की स्थापना की जाए। बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जीरा मंडी स्थापित की जाए। सीमावर्ती बाड़मेर जैसलमेर को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए बाड़मेर बाबर रेल परियोजना को स्वीकृत केंद्र सरकार को समन पत्र राज्य सरकार से अपन भिजवा देंगे। दिल्ली में ही मामला उठाएंगे। बाड़मेर जिले में लंबित घरेलू गांव तक ढाणियों कथित विद्युत कनेक्शन अविलंब जारी करा जाए। ये मैं आपको सूचना दे दूं, ये जल्दी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस काम में जल्दी आपको सफल, प्रत्येक ढाणी विद्युतीकृत होगी और केंद्र का पैसा भी लगेगा और स्टेट का, दोनों का मिलकर प्रत्येक ढाणी को विद्युतीकृत कराएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर यात्रियों हेतु हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव भेजें। जिले में लंबित चोरी तथा नकबंदी जुड़े मामलों का तत्काल खुलासा। परिवहन विभाग की एंट्री लूट सिस्टम खत्म हो और जितने भी अपराध है जिले के अंदर, ब्लाइंड मर्डर से लेकर दलित अपराध जो घटित हुए, इन सब का खुलासा हो। यह ज्ञापन हम आप सबकी तरफ से राजस्थान की सरकार को, भारत सरकार को भेजेंगे। अब हम सब, आप अगर मेरे साथ एक कसम खा के बोलो कि धीरे धीरे अगर चलो तब तो मैं आपको बाड़मेर लेके जाऊं, और तेज चलो तो फिर नहीं जाऊं, मैं यही ज्ञापन दे दूं। क्या इच्छा आपकी बताओ मुझे, क्या? और स्पीड कितनी होगी गाड़ियों की? 50-60 और मेरे से आगे निकलने की कोई कोशिश नहीं करेगा, ठीक है ना? वहां अपन जो घायल लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। कलेक्ट्रेट के घेराव का कार्यक्रम अपना रहेगा और वहां बात भी राज्य सरकार से करेंगे हम लोग। लेकिन आपको मेरी कसम लगेगी कि मेरे को छोड़ के अगर तेजी से आप भागे तो दोबारा मैं आऊंगा नहीं, ये भी ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? 50-60 से ज्यादा कोई स्पीड से गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई साइडों में नहीं लटकेगा, अपने अपने हिसाब से वाहनों के अंदर बैठ के। और जो लोग गांव के नजदीक के लोग हैं, यहाँ के, वो बुजुर्ग आदमी है, अगर वो जाना चाहें उनको इजाजत है। सिर्फ नौजवान और जो रात तक बैठ सकते हैं वही मेरे साथ चलें। और हमारा लोकतांत्रिक तरीके से बाड़मेर कूच होगा। एक बार राज्य सरकार हमसे अगर बात करेगी, ठीक है, नहीं करेगी तो अगला पड़ाव कैसे कहां शुरू करना उसकी घोषणा कर देंगे। मेरी बात का ध्यान रखना, स्पीड 50-60 होनी चाहिए। तो मैं फिर आ जाऊंगा 10 दिन 15 दिन बाद।
और ज़्यादा करे तो फिर मैं आना कम कर दूंगा, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है इससे मेरा दिल पसीज रहा है, मैं परेशान हो जाता हूं, मैं ऐसी घटनाएं नहीं देख सकता। क्या मानोगे मेरी बात? पक्का? चलो ठीक है, फिर बाड़मेर का ही चलें। मैं ज्ञापन ले रहा हूं आंगनबाड़ी की बहनों का, मीडिया के भाई है इनको भी मैं बाइट दे रहा हूं, एक एक करके सारे लोग। कुछ लोग वो जय वगैरह शायद हाथ में लेके खड़े हैं, फोटो तो पेंट करना चाहे मैं सब ले लूंगा, एक एक करके। इधर आ जाओ, एक मिनट। हाँ लो ना, कहाँ? इधर ही करो, बाकी लोग हटो। बंद कर दो, अरे इस माइक को बंद कर दो रे।